नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम आ गए हैं एक नई पीवाईक्यू सीरीज के साथ, जो आपके मिक्सअप क्वेश्चन होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन में आए हुए हैं। तो हमने बेसिकली कंपाइल कर लिया टॉपिक वाइज कि अगर सेल साइकिल से कोई क्वेश्चन आया है तो उनको एक साथ कर लिया है। या मतलब बेसिकली साइटोजेनेटिक्स या हम ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं, उस हिसाब से कैटेगराइज कर लिए हैं हमने क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि एकदम से ये ऊपर से निकल रहे हैं। तो हमारे आज के हम 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर करेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि 3 दिन में हम एक पीवाईक्यू सीरीज है वो कंप्लीट करें। आपको पता है जो फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज है 150 क्वेश्चन की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसकी जो पीडीएफ है वो हमने हमारे ऐप स्टडी विद एग्रीबिल पे अपलोड कर दी है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या वहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली, कि आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लग रहा है वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो चाहते हैं कि हमें कुछ एक्सप्लेनेशन मिले अबाउट क्वेश्चन और आंसर और ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑप्शंस हैं, तो उनके बारे में उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आज की जो क्लास है वो हमने कैसे आपको थोड़ा समझा देते हैं कि हमारा एएसआरबी नेट हमारा टाइटल रहेगा। जो क्लास नंबर टोटल है वो 6th नंबर क्लास है पीवाईक्यू की। अगर हम पीवाईक्यू सीरीज की बात करें तो जो पीवाईक्यू सीरीज है ये सेकंड है, जिसमें आज हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे आउट ऑफ 150। ठीक है, और ये जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की होने वाली है, तो ये आपके लिए क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगी, और पीवाईक्यू सीरीज नेम है वो यहाँ पे दिखेगा, ये सेकंड नंबर है। ठीक है, तो हम अभी आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है वो प्लांट ब्रीडिंग से लिया गया है। क्वेश्चन क्या बता रहा है? ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन द डिजायर्ड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी इंड्यूस इन अ वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप। जब भी हमें वेजिटेटिव प्रोपागेटेड जो क्रॉप है उसमें हमें क्या करना होता है, वेरिएशन या डाइवर्सिटी इंड्यूस करनी होती है, तो कौन सा ब्रीडिंग मेथड है हम अप्लाई करते हैं? पॉलीप्लाइडी करते हैं, पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग करते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं, बैकक्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग करते हैं। तो हमारे लिए जो अगर बहुत ही सिंपल अगर मेथड है, जो हम डिजायर्ड वेरिएशन के लिए रिक्वायर्ड के लिए ऑर्नामेंटल्स में बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हैं तो हम ऑर्नामेंटल्स में जाते हैं। ऑर्नामेंटल्स में है तो वो सबसे ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा यूज किया जाना वाला मेथड है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। म्यूटेशन ब्रीडिंग है वो ऑर्नामेंटल या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो क्रॉप है उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। ए प्लांट वियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर इन अ सेट टू बी। तो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अगर किसी प्लांट में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डायोसियस, मोनोसियस, पॉलीगैमस और नॉन ऑफ द अबव। तो आपको पता है इसको बोलते हैं मोनोसियस। जब हम अलग अलग प्लांट पे होते हैं मेल और फीमेल तो उसको बोलते हैं हम डायोसियस। पॉलीगैमस का मतलब है कि वो बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। ए प्लांट ब्रीडर इज इंटरेस्टेड टू द कंट्रोल पॉलिनेशन टू। तो जो प्लांट ब्रीडर है वो पॉलिनेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है? प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन करता है, कंट्रोल पॉलिनेशन करता है, नॉन ऑफ दीज होता है या बोथ ऑफ दीज होता है। तो बेसिकली जब हम प्लांट ब्रीडर होते हैं वो पॉलिनेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो बेसिकली कंट्रोल पॉलिनेशन करते हैं। क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, हमें सेल्फिंग से भी बचाना है, क्रॉसिंग से भी बचाना है, आउट क्रॉसिंग से भी बचाना है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल पॉलिनेशन बोलते हैं। तो आपका 3 का जो आपका आंसर है वो बी है, वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। ए प्लांट सेल व्हेन पुट इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब प्लांट सेल है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं, इट अनलाइक एनिमल सेल डज नॉट बस्ट बिकॉज। जो प्लांट सेल है वो एनिमल की सेल की तरह बस्ट नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट हैज नो सेमी पेरेमल एम्ब्रेन, इट हैज इनइलास्टिक सेल वॉल, इट हैज क्लोरोप्लास्ट, इट हैज डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल। तो आपको पता है जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स में क्या होता है? इनइलास्टिक जो सेल वॉल है वो होती है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो सेल वॉल है वो बस्ट नहीं होती है। इसलिए आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ए प्लांट विद 2n इक्वल्स टू 20 विल हैव हाउ मेनी ऑफ लिंकेज ग्रुप। तो जो किसी प्लांट में 20 क्रोमोजोम है तो उसमें नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कितने हो सकते हैं? तो 20 क्रोमोजोम है, 2n इक्वल टू 20। अगर हम होमोलोगस पेयर की बात करें तो ये 10 पेयर्स होंगे। अब जब हम काय की बात करते हैं, लिंकेज की बात करते हैं, तो लिंकेज कब होगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा या जो जीन होंगे तो वो क्या होता है, 2 पेयर्स के साथ ही हो सकता है। तो टोटल 20 क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? 10। तो लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे? 10। तो आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी आंसर है वो बी है। ठीक है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए प्लांट विद जीनोटाइप सीजी डब्ल्यू विल प्रोड्यूस गैमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है? एक जी और डब्ल्यू और
सॉरी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो ये पूछ रहा है कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। तो सबसे पहले तो डब्ल्यू जी और डब्ल्यू बन जाएगा, दूसरा जी और डब्ल्यू बन जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू, फिर क्या है स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू। तो आपका यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू। तो आपका बेसिकली ए है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे जो गैमेट है आपके, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे कौन से बनेंगे, कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। ए रिस्टोरर जीन इज प्रेजेंट इन, तो जब भी आपने देखा होगा ना, ऐसे होता है ना, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जीन होता है, यहाँ पे रेस्टोरर जीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे पूछ लिया है कि जो रेस्टोरर जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको पता चल रहा है ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमारा जो रेस्टोरर जीन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो ए ऑप्शन है 7 का, वो करेक्ट हो जाता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ए स्टेट ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टू डिफरेंट पोल्स इन नॉन एज, तो मतलब जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो क्या है, सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होके वो डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे चले जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज में जाते हैं, मेटाफेज वन में जाते हैं, सॉरी, मेटाफेज वन में जाते हैं, या एनाफेज वन में जाते हैं, टीलोफेज वन में जाते हैं, या एनाफेज सेकंड में जाते हैं। तो ये बेसिकली एनाफेज फर्स्ट में आपके जाते हैं। तो आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, जब आपने देखा होगा एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये आपकी सेल है, यहाँ पे जो मेटाफेज होता है वहां पे इक्वेटोरियल प्लेट्स पे होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम है यहाँ से क्या है, सेपरेट होके अपने अपने ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, पूल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो कैसे चले जाते हैं, पूल्स की तरफ चले जाते हैं। तो इसको इसको ही बताते हैं कि जब सेपरेट हो जाते हैं, मूव का डिफरेंट पोल। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पोल के लिए मूव कर जाते हैं। वो कौन सी स्टेज में होते हैं, एनाफेज फर्स्ट स्टेज में क्या है, आपके क्रोमोसोम है वो डिफरेंट जो आपका फेज होता है उस पे क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम। विद 4 बेस ए यू जी सी, द पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कोडॉन्स हैं वो 64 हैं। इफ देर इज यूरेसल, द नंबर ऑफ कोडॉन्स विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर यूरेसल नहीं है तो आपको कितने बनेंगे। तो आपके यहाँ पे बेसिकली कितने हैं, ए यू और जी सी, तो ये 4 हैं। तो 4 का स्क्वायर 64 कोडॉन्स बनते हैं। तो ये बोल रहे हैं 3 रह जाएंगे, तो 3 यूरेसल कट हो जाएगा, 3 बनेंगे। तो 3 3 जा 9, 4 चौक 16, हाँ ठीक है। और 9 3 जा 27। तो यहाँ पे बेसिकली आपके 27 कोडांस हैं वो बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 27 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका सी है, 27, ठीक है। गुड इवनिंग सचिन जी, आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं हम। विंड पॉलिनेशन इज आल्सो नॉन एज, तो जो आपका विंड पॉलिनेशन है उसको हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे बताया गया है एनिमोफिली बोलते हैं, एंटोमोफिली बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। बेसिकली जो एयर होती है, एयर को एनिमोफिली बोलते हैं। इंटोमोफिली है जो इंसेक्ट से होता है, उसको एंटोमोफिली बोलते हैं। जूओफिली देखेंगे, हाइड्रोफिली है वो किससे होता है, वो वाटर से होता है, ठीक है। इसका अभी कंफर्म नहीं है, जूफिली में भी किसी से इंसेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये आपके 3 हो गए। तो यहाँ पे पूछा बिंड से, बिंड एयर इज इक्वल टू, तो एनिमोफिली हो गया। तो आपका एनिमोफिली बोले तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो एनिमोफिली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एसिलिमेटाइजेशन क्या होता है। एसिलिमेटाइजेशन क्या होता है, एक बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द क्रॉप बाय प्लांट टू द एनवायरनमेंट, मतलब ये एक अडाप्टेबिलिटी का प्रोसेस होता है। अडाप्टेबिलिटी का प्रोसेस कैसे होता है, तो इसमें ऑप्शन और भी हैं, रिलेटेड विद द क्ले, रिमूवल ऑफ फीमेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर, और चेंजिंग ऑफ क्लाइमेटिकल कंडीशन। तो ये सारी चीजें हैं, बट ये क्या होता है, एसिलिमाइजेशन क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट है तो वो किसी नए वातावरण में स्टेबल हो जाता है, उस एरिया को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं हम। 12 क्वेश्चन हमारा बता रहा है एल्बिनिज्म इन प्लांट्स इज एसोसिएटेड विद इट, जो एल्बिनिज्म है प्लांट है, प्लांट्स जैसे ग्रीन कलर की लीफ होती हैं, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, और वो क्या है, उनमें एल्बिनिज्म आ जाता है। वो किसके कारण आ जाता है ये पूछा है, एपिस्टेसिस के कारण, रिसेसिव लीथल के कारण, डोमिनेंटल लीथल का कारण, या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के कारण। तो जब भी हमारा जो कलर प्रोड्यूस करने वाला जीन होता है उसमें लिथलिटी आ जाती है, तो बेसिकली वो एल्बिनिज्म शो करता है। तो आपका जो लिथलिटी है वो किस टाइप की होती है, रिसेसिव होती है। जब भी दो रिसेसिव जीन होते हैं तो वो क्या है, आपस में
लीथल हो जाते हैं और वो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं देता है, जिसकी वजह से रिसेसिव लीथल वजह की वजह से प्लांट है उसमें एल्बिनिज्म आ जाता है। ठीक है, एल्बिनिज्म क्या होता है कि कलर प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज, बहुत सिंपल है, इसको हम एलील बोलते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, तो आपने देखा होगा कोई जीन है ए, तो इसकी दो फॉर्म होंगी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है, तो इसको अल्टरनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ चलते हैं अभी। 14 नंबर है, एन एंटीकोडॉन्स इज ए सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस फाउंड ऑन। तो जो मतलब एंटीकोडॉन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ पे पाया जाता है? टीआरएनए में होता है, आरएनए में, एमआरएनए में, डीएनए में। तो कहाँ होता है? टीआरएनए में होता है। जो एंटीकोडॉन होता है वो आपका कहाँ होता है? टीआरएनए में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 की तरफ चलते हैं। एन इंडोस्पर्मिक सेल ऑफ ए सीड आफ्टर सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल 20 विल हैव। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म में क्वेश्चन कितने होते हैं? 13 का सी ऑप्शन है। सचिन का फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, अपनी वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं इंडोस्पर्म की, इंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो इंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम है, जो सोमेटिक क्रोमोसोम है वो 2n इक्वल टू 20 है, तो हमारा इंडोस्पर्मिक 3n इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कहीं पे 30 है। 30 क्रोमोसोम्स, 20 क्रोमोसोम्स, 10 क्रोमोसोम्स, 40 क्रोमोसोम, तो आपका इंडोस्पर्म होता है वो 3n होता है। जब 3n होता है, इसलिए इसमें क्या है, क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अगर 20 क्रोमोसोम है तो उसमें 30 हो जाएंगे, और जैसे भी क्रोमोसोम है उसके हिसाब से आप वो 3 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एन का 3 गुना, तो उसमें 3n होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 की तरफ। एन इंडोस्पर्मिक सेल ऑफ ए सीड आफ्टर सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 3n 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, एन इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट अलील फॉर एनी जीन पेयर एंड प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ गैमेट इज नॉन एज। तो बोल रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल है जो डिफरेंट अलील हैं एक जीन के, कोई भी एक जीन के, और टू काइंड्स ऑफ गैमेट हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, वो कैसा है कि जैसे एक जीन है ए, ठीक है, इसके दो एलील हैं ए और ए, ये बोल रहा है कि दो काइंड के जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप अगर गैमेट की बात कर लोगे तो ये भी हो जाएंगे, इसका क्रॉस इससे कराओगे तो जो आपके गैमेट हैं वो ऐसे ही आ जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं काइंड्स ऑफ गैमेट नॉन एज, जिसे हेमीजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस या हेटेरोजीनियस। तो इसको क्या बोलते हैं? हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं, क्योंकि जब एक जीन होता है, डिफरेंट एलील होते हैं, उससे गैमेट बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस बोलते हैं। ठीक है, तो 16 का आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम। An organism with one extra chromosome 2n plus 1 is instead of the normal diplide 2n is known as। सचिन, मैंने आपको ये पढ़ाया था, बहुत अच्छे से बताया था कि जब हमारा एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है उसको क्या बोलते हैं? दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होते हैं उससे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन होती है 2n-1, एक सिचुएशन होती है 2n-2, एक सिचुएशन होती है 2n+1, एक सिचुएशन होती है 2n+2, एक सिचुएशन और होती है जो होती है 2n-1, नो, +1+1। ठीक है, ऐसी होती है 2n-1-1, 2n-2-1, ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका जो 2n-1 है इसको क्या बोलते हैं? इसको मोनोसोमी बोलते हैं। ठीक है, इसको मोनोसोमी बोलते हैं। जब दो कम होते हैं तो उसको नलीसोमी बोलते हैं। ठीक है, नलीसोमी बोलते हैं। जब 2n+1 होता है उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। जब 2n+2 होता है तो उसे टेट्रासोमिक बोलते हैं। जब 2n+1 और +1 होता है उसे डबल ट्राइसोमिक बोलते हैं। ठीक है, 2n-1 उसे डबल मोनोसेमिक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, डबल मोनोसेमिक होता है। ये डबल नलीसोमी हो गया, ये -2 होगा, डबल नलीसोमी। ठीक है, ऐसे ही 2n+2+2 होगा तो ये डबल टेट्रासोमी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। अब इस सिचुएशन को बताने के बाद आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है, 2n+1 है। 2n+1 क्या बोलते हैं? इसे ट्राइसोमिक बोलते हैं। यहाँ पे ट्राइसोमिक ऑप्शन है। ठीक है, तो मोनोसोमिक क्या हो गया? 2n-1 हो गया। टेट्रासोमिक हो गया 2n+2 हो गया, ये 2n+1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अभी 18, ascending portion of the axis of the plant developing directly from the plumule and bears leaf branches flower noun is। मतलब ये बोल रहे हैं ascending portion, ठीक है, घटते से बढ़ते टाइम। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये सीड है, ठीक है, इस सीड ने क्या करा? अभी प्लम्यूल निकला, ठीक है,
यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, आप इसके कॉटिलीडन्स हैं, ये ऐसे करके हो जाएंगे। इसके बाद से ये प्लांट बड़ा होगा। प्लांट बड़ा होने के बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ब्रांचेस निकलती हैं, फिर एक फर्दर लीव्स निकलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके क्या है, एक फ्लावर आएगा, ठीक है। तो यही सिचुएशन बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसको बोलते क्या है हम, ये सारा क्या है, ये रूट है नहीं है, स्टीम है, ये स्टेम है, स्टीम नहीं है, मॉडिफाइड रूट है नहीं है। तो यहाँ पे नॉन ऑफ द, ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं, तो क्या है, ये स्टेम है। स्टेम ही है ऐसा जो कहाँ है, प्लमूल से निकलता है, फिर उसके बाद लीव्स आती हैं, ब्रांचेस आती हैं, फ्लावर आते हैं। तो यहाँ पे आपको आंसर है वो करेक्ट पता चल गया। 18 का आंसर क्या है, स्टेम है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टीम नहीं है, ये स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम। एट द मॉलिक्यूलर लेवल पॉइंट म्यूटेशन आर ड्यू टू। तो पॉइंट म्यूटेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, 17 का बी है, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन की बात कर लें तो वो कैसे होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है जो हमारे बेस पेयर्स हैं, उन किसी एक बेस पेयर में क्या है, चेंज आ जाता है। ये किससे, ये टी से रिप्लेस हो गया। तो इसी को रिप्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एक पॉइंट चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट बेस है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डबल हेलिक्स है, शिफ्टिंग ऑफ ए पोर्शन ऑफ द हेलिक्स एंड बेस है, या अल्टरेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द डीएनए। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कौन सा है। तो इसमें क्या है, बेसिकली अल्टरेशन हो जाता है, जो हमारा सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में क्या है, अल्टरेशन हो जाता है डीएनए में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पॉइंट म्यूटेशन बन जाता है। इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है 19 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं हम। बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग इज सुटेबल फॉर। जो बल्क पॉपुलेशन ब्रीडिंग है वो किसके लिए सुटेबल है, ये बताना है। फ्रूट क्रॉप्स के लिए, वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए, स्मॉल ग्रेन्स के लिए, या फ्लावर क्रॉप्स के लिए। तो बेसिकली जो आपका बल्क पॉपुलेशन है वो किसके लिए है, स्मॉल ग्रेन जो क्रॉप है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सबसे अच्छा रहता है स्मॉल क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। इफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिमूव्ड देन रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। तो आपने देखा होगा ये एक बेसिकली हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। ये ऐसे कुछ करके माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, रिमूव कर दो, इसको हम हटा देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं। अब ये बचा हुआ जो पार्ट है सेंटर का, जो सेंटर का बचा हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीटोप्लास्ट बोलते हैं, बायोप्लास्ट बोलते हैं, प्रोप्लास्टिड बोलते हैं, या कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, हम मीटोप्लास्ट बोलते हैं बेसिकली। तो जो 21 का आपका करेक्ट आंसर है वो ए है, मीटोप्लास्ट। देख लेते हैं, तो मीटोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की सेल वॉल है उसको रिमूव कर देते हैं तो उसको हम मीटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं आज के। 22 बोल रहा है हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन विच अमाइनो एसिड्स। जो हिस्टोन प्रोटीन है आपको पता है, जो क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, प्लस क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। हिस्टोन और प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन होती है। ये बोल रहे हैं कौन सा अमाइनो एसिड होते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन और बोथ, और मेथियोनिन। तो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आर्जिनिन और लाइसिन है, वो दोनों के दोनों पाए जाते हैं, आर्जिन और लाइसिन है वो दोनों पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जो सी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, हेट्रोजाइगस पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। अब बोल रहे हैं कि हेट्रोजाइगस पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन दो तरीके का होता है, एक होता है पेरीसेंट्रिक, एक होता है पैरासेंट्रिक। पेरी का मतलब होता है जो सेंट्रोमियर है आपका, सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जिसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है उसको पेरीसेंट्रिक बोलते हैं। अब जो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, क्या है उसका जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, फुल्ली फर्टाइल होंगे, या पार्सली स्टेराइल गैमेट होंगे, फुल्ली फर्टाइल गैमेट्स होंगे, या फुल्ली स्टेराइल होंगे, ये हैं। तो आपके बेसिकली क्या है, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है पेरीसेंट्रिक होता है, उसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पे चांस रहता है डुप्लीकेशन और डिलीशन आने का। जब डुप्लीकेशन और डिलीशन आने का चांस रहता है तो आपके जो गैमेट हैं वो पार्शियली स्टेराइल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें पार्शियली जो स्टेराइल गैमेट्स हैं वो आपके बनेंगे। हंसिका जी गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की तरफ चलते हैं हम आज के। 24 क्वेश्चन है हमारा आज का। द प्रोसेस इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे पास क्रोमोजोम है, एक ये है क्रोमोजोम ए और दूसरा है क्रोमोजोम बी। तो यहाँ पे ये दोनों को दोनों नॉन होमोलोगस हैं,
नॉन होमोलोगस। नॉन होमोलोगस का मतलब होता है कि ये एक दूसरे का पेयर है, ये दूसरे का, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, ये 7 है, तो ये बेसिकली नॉन होमोलोगस हो गए। अब इसमें जब क्या होता है, इधर का इधर पहुंच जाता है, इधर का इधर पहुंच जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही सिंपल पूछा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसको बोलते हैं रिसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, रिसिप्रोकल। तो यहाँ पे है कहीं सिंपल ट्रांसलोकेशन, रिसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन या रिवर्स डुप्लीकेशन, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांस रिसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्योंकि हमने आपस में जो इंट्स हैं या आर्म्स हैं वो एक्सचेंज कर लिए हैं। जब कोई क्रोमोसोम में आपस में आर्म्स एक्सचेंज हो जाती हैं और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ, तो उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ हो जाता तो उसको सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट्स क्रोमोसोम्स फॉर्म विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन पैचिटीन स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो जब भी हमारी पैकेटिन स्टेज होती है, आपको पता है पैकेटिन स्टेज में कैसे होता है, ऐसे करके बेसिकली सिंपल बना देते हैं, ये आपकी सेल साइकिल है। ये बेसिकली आपको ऐसे करके सारे के सारे क्रोमोसोम्स मिलेंगे। ऐसे क्रोमोसोम का मतलब है कि आपका एक ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे क्या है, टेट्राड पोजीशन में होगा। टेट्राड पोजीशन का मतलब है कि आपस में चिपके होंगे। कैसे होंगे, बाइवेलेंट होंगे। कैसे होंगे, बाइवेलेंट होंगे, चिपके हुए होंगे। इसमें क्रॉसिंग ओवर चल रहा होता है, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये बाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जेड शेप स्ट्रक्चर बनेगा, या जे शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है सचिन जी। तो यहाँ पे आपका आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको हमने बता दिया कि जो पैकेटिन स्टेज है उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं आपके वो टेट्राड पोजीशन में होते हैं। टेट्राड पोजीशन में होते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है, वो एक्स जैसा बन रहा है। आपको दिख रहा है ये कैसा बन रहा है, एक्स जैसा बन रहा है। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एकदम आपको क्लियर हुआ। ये 25 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन का, जो आपका कैसा है, एक्स शेप है, वो स्ट्रक्चर बनेगा पैकेटिन स्टेज में, क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं हम, कि ओरिएंटेशन इन विच translocated chromosome will moves to one pole and normal chromosomes will move to opposite poles is known as। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब भी हमारा सेल साइकिल होता है और उसमें क्या है, जब क्रोमोसोम है वो मूव होते हैं। मूव कब होते हैं, एनाफेज स्टेज में मूव होते हैं। आपको पता है एनाफेज स्टेज में मूव होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, वो जो ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम है, ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम्स हैं, वो एक पोल की तरफ जाएंगे, और जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो दूसरे पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन है एक, मतलब ये ट्रांसलोकेटेड हैं वो इधर जा रहे हैं, नॉर्मल हैं वो इधर जा रहे हैं। इस ओरिएंटेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एडजेसेंट ओरिएंटेशन है, अल्टरनेट वन ओरिएंटेशन है, अल्टरनेट सेकंड ओरिएंटेशन है, अल्टरनेट ओरिएंटेशन है। तो ये आपको ऑप्शन है वो बताना है। तो बेसिकली आपका जो 26 नंबर है, उसको जो ओरिएंटेशन है उसको हम, जो आपका अल्टरनेट वन ओरिएंटेशन है उसको ही करेक्ट आंसर मानते हैं। जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो आपका क्या होता है इसमें, बेसिकली अल्टरनेट वन ओरिएंटेशन होता है, कि एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, इसलिए इसको अल्टरनेट वन ओरिएंटेशन हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 के पास आ गए हैं। 27 क्वेश्चन में बोलते हैं, ओरिएंटेशन इन विच 100% फर्टाइल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। तो जब 100% फर्टाइल गैमेट हैं वो बनते हैं, वो कब बनते हैं, ये यहाँ पे बताया है कि अल्टरनेट वन में बनते हैं, अल्टरनेट सेकंड में बनते हैं, एडजेसेंट में बनते हैं, और सारे के सारे में आपके फर्टाइल गैमेट बनते हैं। तो ये आपके फर्टाइल गैमेट ओनली अल्टरनेट फर्स्ट में बनते हैं, जो आपकी सिचुएशन थी अभी हमने आपको बता दी थी, कि जब भी हम एक पोल की तरफ नॉर्मल क्रोमोसोम जाएंगे, एक की तरफ ट्रांसलोकेटेड जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, सारे के सारे जो आपके गैमेट हैं वो फर्टाइल प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। इंटरचेंज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ऑब्जर्विंग। तो जब हमें इंटरचेंज को ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो पॉपुलेशन है, प्लांट है, क्रोमोसोम है, उनमें इंटरचेंज हुआ है नहीं हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, सेमी फर्टिलिटी इन F1 होता है। ओके, नेक्स्ट है क्रॉस शेप्ड स्ट्रक्चर इन पैकेटिन स्टेज होता है, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर इन मेटाफेज स्टेज होता है, या सारी सिचुएशन होती हैं। तो जब भी ट्रांसलोकेशन होता है या इंटरचेंज होता है जब एक दूसरे में, तो इंटरचेंज कब होगा, आपको पता है, जब उसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया होगा। क्रॉसिंग ओवर कब होगा, ये पैकेटिन स्टेज में होगा, तो ये एक्स शेप बनेगा। ठीक है, तो क्रॉस शेप और एक्स शेप इज द सेम। ठीक है, सेमी फर्टिलिटी इन F1, सेमी फर्टिलिटी भी हो सकती है, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर इन मेटाफेज स्टेज बन जाएगा, और ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी इंटरचेंज होता है तो सारी की सारी सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाती हैं आपकी। 28 में ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है सचिन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 29 नंबर, ट्रांसलोकेशन अकर्स बिटवीन नॉर्मल ए क्रोमोसोम एंड बी क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज ए बी ए ट्रांसलोकेशन
इट इज रिपोर्टेड इन। तो यहाँ पे बताया गया कि ट्रांसलोकेशन है वो ए क्रोमोसोम और बी क्रोमोसोम के बीच में होता है, उसको सिंपली ट्रांसलोकेशन ए भी बोला जाता है। वो कौन सी क्रॉप में है वो रिपोर्ट करा गया है, तो बेसिकली आपका मेज की क्रॉप में रिपोर्ट करा गया है। तो आपका यहाँ पे 29 है, 29 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कंडीशन इन विच इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन सेंट्रोमियर। तो आपको यहाँ पे यही बताया कि जब भी हमारे पास ये दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो हमारा इन्वर्जन हुआ उसमें जो सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, क्या है, सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपको अभी बताया था मैंने कि जो इन्वर्जन है वो दो तरह का होता है, एक पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है, एक पेरीसेंट्रिक होता है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन उसको बोलते हैं जब सेंट्रोमियर है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है इन्वर्जन में, और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन उसको बोलते हैं जब हमारा इन्वर्जन जो लूप बनता है उस लूप में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन्वॉल्व सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे पेरीसेंट्रिक जहां पे भी आ जाए वो आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन गलत है। डिलीशन, डिलीशन का मतलब होता है आपका सेगमेंट गायब हो जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि वो एक्सचेंज हो जाता है। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन का मतलब है कि आपका सेंट्रोमियर है वो उस लूप में इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 के पास चल रहे हैं। 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग stage is considered as the cytological basis of independent assortment of the क्रोमोजोम। जब हम क्रोमोजोम की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं, और वो बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे एनाफेज ऑप्शन है, टीलोफेज है, प्रोफेज है और मेटाफेज है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, जब साइटोलॉजिकल बेसिस की बात करते हैं, कि जब भी हमें सेल के लेवल पे अगर हम देखते हैं तो वो आपका मेटाफेज फर्स्ट में होता है। मेटाफेज एक होता है फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस की बात करेंगे तो वो एनाफेज फर्स्ट में होता है, और जब हम साइटोलॉजिकल के बेसिस की बात करें तो वो मेटाफेज फर्स्ट में होता है। तो सपोज ये आपकी सेल है, इस सेल में ये इक्वेटोरियल प्लेट है, और यहाँ पे आपके जो सारे के सारे क्रोमोजोम हैं वो क्या है, लाइड हैं। तो ये सारे के सारे क्रोमोजोम हैं, इन्होंने बोला है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब सपोज क्रॉसिंग ओवर होता होगा तो क्या है, जो अलग अलग क्रोमोजोम हैं वो रेंडमली आते हैं और मिलते हैं, उसके बाद वो एक एक दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसको ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो साइटोलॉजिकल बेसिस है वो मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं हम। एट एनाफेज फर्स्ट Susan A degraded between sister chromatids except at the centromeric region because this centromeric region is protected by। तो ये बोल रहे हैं कि जो एनाफेज स्टेज होती है वहां पे डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे दूसरे पोल पे चले जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं सेंट्रोमियर क्यों सेपरेट नहीं होता है, किसके कारण नहीं होता है, तो एक तो सेप्टानोमर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और सुगोसिन कॉम्प्लेक्स है, और नॉन ऑफ द अबव है। तो सेप्टानोमर कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर है उसको बढ़ावा देना या एक दूसरे क्रोमोसोम को अट्रैक्ट करना, ठीक है। जो ग्लोबुलर प्रोटीन का काम होता है उनको कंडेंस बनाना। जो सुगोसिन कॉम्प्लेक्स है ये क्या काम करता है, ये हमारा जो सेंट्रोमियर है उसको अलग होने से प्रोटेक्ट करता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। जो सुगोसिन कॉम्प्लेक्स है वही आपको प्रोटेक्ट करता है एनाफेज में सेंट्रोमियर को सेपरेट होने से। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है हमारा, विच फेज ऑफ द मियोटिक डिवीजन इज कंसिडर्ड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन। अभी आपको बताया था कि जो साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या है वो आपका मेटाफेज में होता है, जबकि हम अगर फिजिकल बेसिस की बात करते हैं तो एनाफेज फर्स्ट में होता है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, आपको पता है कि क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग पूल पे चले जाते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 34 की बात कर लेते हैं, वाई मियोटिक डिवीजन इज कंसिडर्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है, क्रोमोसोम्स हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ईच सेंट्रोमियर रिप्रेजेंटिंग क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर। उसमें जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं कि इन विच स्टेज ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए मोनाड। तो यहाँ पे ईच क्रोमोसोम है उसको मोनाड बोला जाता है। वो कब बोला जाता है, मेटाफेज में, टीलोफेज में, या टीलो मेटाफेज सेकंड फर्स्ट, सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो ये आपका टीलोफेज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टीलोफेज सेकंड में आपका जो क्रोमोसोम है उसको मोनाड बोला जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं कि मियोटिक पॉइजन, सैनाइड एंड एजाइड्स
एक्ट एज ए सेल साइकिल इनहिबिटर बाय द इनहिबिटिंग। तो ये बोल रहा है कि जो मियोटिक पॉइजन ये केमिकल्स हैं ये इनहिबिटर का काम कब करते हैं, कौन सी स्टेज में करते हैं, इसको आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का मेटाफेज स्टेज में ये करते हैं, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं 37 की, जो बोल रहा है कोल्चिसिन इनहेबिट सेल डिवीजन और कॉज क्रोमोसोम डबलिंग बाय द स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो यहाँ पे बोल रहा है जो कोल्चिसिन है वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन करता है। तो ये बोल रहे हैं क्रोमोसोम डुप्लीकेशन कैसे करता है, स्पिंडल फाइबर की वजह से, इक्वेटोरियल प्लेट की वजह से, काइनेटोकोर की वजह से, या सोनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। तो इसमें क्या है, क्या स्टॉप कर देता है, स्पिंडल फाइबर बनना स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। माइटोसिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डिवीजन बिकॉज। जो माइटोसिस है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डिवीजन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर इन द सेल साइटोप्लाज्म, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, बोथ ए एंड बी स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर इन द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। व्हेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट एंड न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द फरो सच एज डिवीजन। मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एक जैसा बना रहता है, बट जो आपका न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोक्रोसिस बोलते हैं, बोथ ए एंड बी बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कैरियोक्रोसिस है, जबकि आपका पता है कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। साइटोकाइनेसिस को बोलते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो इसलिए आपका जो मेम्ब्रेन डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसको कैरियोप्रोसेसिस बोलते हैं। तो बी इज द आपका करेक्ट आंसर है, तो आपका बी है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 40 नंबर, विच इज द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। तो जब माइटोसिस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है साइंस के, बॉटनी के, बायोलॉजी के सारे स्टूडेंट ने माइटोसिस का एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, जेनेटिक्स में, बॉटनी में, सारे में किया होगा, जिसके पास भी माइक्रोस्कोप की फैसिलिटी है। तो वो आपने काय में करा, आपने ऑनियन है, ऑनियन का रूट लिया होगा, रूट को कट किया होगा, उसको स्लाइड पे रखा होगा, स्ट्रेन किया होगा और माइक्रोस्कोप में देखा होगा कि इसमें सेल डिवीजन है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है रूट टिप्स ऑफ बिसिया फावा, रूट टिप्स ऑफ एलियम सेपा, रूट टिप्स ऑफ पाइजम सेटाइवा, रूट टिप ऑफ कोकोकस। तो आपका एलियम सेपा इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कहाँ पे देखा, अनियन की रूट में आपने कट करके देखा, क्या देखा आपने, माइटोसिस देखा। लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया वो सबसे इजी कहाँ देख सकते हैं हम बी ऑप्शन रूट टिप से आप एलियम सेपा में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, विच इज द फॉलोइंग प्लांट मटेरियल इज बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस इन लेबोरेटरी। अब हमारे लिए आ गया कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको मियोसिस स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। वो ट्रांडेसिंटिया है, ट्रेड स्केंटिया है, ब्रॉड लियाना है, फील्ड बी है, आनियन है। तो मायोसिस की स्टडी करने के लिए हम ट्रेड स्केंटिया नाम का पौधा है उसको हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, oxygen deficiency has no effect on rate of cell division because its rates depend on energy from glycolysis, energy from Krebs cycle, energy from both and। तो यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन है उससे कुछ लेना देना नहीं होता है, बिकॉज आपका यहाँ पे किससे लेना देना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपको ग्लाइकोसिस से मिल जाती है, आपकी सेल को एनर्जी है वो ग्लाइकोसिस से मिल जाती है, इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। द मास सिलेक्शन प्लांट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जब भी आप मास सिलेक्शन करने जाते हैं, मास सिलेक्शन में आप जो भी प्लांट हैं, आपने बहुत सारी वैरायटी ली हैं, उनको ग्रो किया है, उसमें से रिजेंबल प्लांट होते हैं, उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं और एक साथ लगा देते हैं। वो किसके बेस पे करते हैं, वो फिनोटाइप के बेस पे करते हैं। प्लांट्स को देखते हैं कि एक जैसा है, पिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिनोटाइप्स के बेस पे, जीनोटाइप, होमोजाइगोसिटी और नॉन ऑफ द अबव। तो फिनोटाइप के बेस पे क्या करते हैं, हम मास सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 43 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो हम फिनोटाइप के बेस पे मास सिलेक्शन करते हैं। अब आ जाइए पेडिग्री सिलेक्शन में। तो इन पेडिग्री ब्रीडिंग सिंगल प्लांट्स आर सिलेक्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन। तो जब भी हम सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं तो हम पेडिग्री मेथड में कब करते हैं, F5 में करते हैं, F3 में करते हैं, F2 में करते हैं, F8 में करते हैं। तो F2 ऑनवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, SST या एसपीएस करते हैं, सिंगल प्लांट सिलेक्शन, सिंगल हेड थ्रेसिंग ऐसे बोलते हैं, सिंगल हेड सिलेक्शन, एसएचएस। तो ये F2 से कर लेते हैं। बल्क ब्रीडिंग की बात करें तो वो F5 से करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। इन पोटैटो द इन्फ्लोरेंसेस इज। तो जो पोटैटो है, आलू का फ्लावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सचिन जी आप बताइए आलू के फ्लावर को क्या बोलते हैं। जैसे हम राइस का पढ़ा था हमने, व्हीट का पढ़ा था, ऐसे ही हम
राइस की बात कर ले, इसके पोटैटो की बात करते हैं। हेलिकॉइड बोलते हैं, स्कोरोपॉइड या साइम बोलते हैं, अम्बेल बोलते हैं, रेसिमी बोलते हैं। तो आपका जो 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका बी है, साइमी या स्कोरोपाइड जो है, स्कोरोपाइड साइमी है, वो करेक्ट आंसर है। तो 45 नंबर का आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो प्रूमोला स्पीसीज है वो काय के लिए यूज होती है, उसका क्या खास बात है? तो स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, गैमेटोफाइट इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, होमोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। प्रिमोला है, प्रिमोला में बेसिकली हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, जिसमें पिस्टिलेट और स्टेमन है उनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है आज का। इन आरएनए नाइट्रोजन बेस आर सेम एज इन डीएनए एक्सेप्ट। तो आपको पता है यूरेसिल है, यूरेसिल के अलावा बाकी सारे सेम है, और ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और डीएनए में थायमिन। तो हम क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। 48 है आपका, इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम pollen not produced, self pollination take place, pollen does not germinate on the self pollination और all are correct। तो जो आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसका जो पॉलन होता है वो जर्मिनेट नहीं होता है, मतलब उसमें कैपेसिटी नहीं होती है। बेसिकली आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केस में पॉलन डज नॉट जर्मिनेट ऑन द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है आज का। इन स्वीट पी जीन सी पी अलोन प्रोड्यूस वाइट फ्लावर। तो जहां पे सी होगा और पी होगा वो क्या करेंगे? वाइट फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वेयर एज बोथ सी पी, ये क्या हो गया? ए अलग अलग हो गए। अब सी एंड पी अगर इकट्ठे होंगे, ठीक है, इकट्ठे होंगे, आर नीड टू प्रोड्यूस पर्पल फ्लावर, इनको क्या करना है? पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस करना है। ओके, पर्पल फ्लावर इन अ पार्टिकुलर क्रॉस बिटवीन टू वाइट फ्लावर। ठीक है, तो क्या है? टू वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवा दिया। प्लांट्स एंड ऑफस्प्रिंग वर वन हाफ पर्पल एंड वन हाफ वाइट। तो जो आपकी ऑफस्प्रिंग है वो वन हाफ पर्पल है और वन हाफ क्या है? व्हाइट है। ठीक है, ये पर्पल है और व्हाइट है। तो आपको बोल बताना है द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप है उसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे क्या है? आंसर देख लेते हैं। सीसीपीपी एंड सीसीपीपी यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर नंबर आपका ए करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं, इन्होंने बोला सी और पी अकेले अकेले होते हैं तो व्हाइट फ्लावर करते हैं, तो यहाँ पे अकेले नहीं है, इधर पी अकेला है तो यहाँ पे व्हाइट बनेगा। ठीक है, ये वाइट है पेरेंट, ये आपका पर्पल पेरेंट है बेसिकली। अब हम इसके क्या करेंगे? सी, सी और पी और स्मॉल पी, क्रॉस सी, सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, अब हम इसके गैमेट बना लेंगे तो कैपिटल सी, स्मॉल सी। अगर इसकी गैमेट बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जब आप निकालोगे तो इसमें यही आएगा कि भाई आपकी हाफ पॉपुलेशन है वो पर्पल कलर की होगी, हाफ पॉपुलेशन है आपकी व्हाइट कलर की होगी, क्योंकि यहाँ पे एक साथ भी आ रहे हैं और अलग अलग भी आ रहे हैं। जब भी गैमेट बनेंगे तो 50-50% दोनों के गैमेट बनेंगे। 50% ऐसे होंगे जो इसमें कैपिटल पी स्मॉल पी एक वो साथ साथ आएगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें अलग अलग आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चल रहे हैं हम कि इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो एंजियोस्पर्म में सबसे पहले जो हमारा अ, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन था वो स्ट्रासबर्गन ने रिपोर्ट किया था, जो बहुत अर्ली किया था 17 सेंचुरी में यहाँ पे हो गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और हम इतना सोचते नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर। क्वेश्चन क्या पूछा है? 51 नंबर क्वेश्चन है आज का। उसमें पूछा है द इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट अ मेज टेसल प्रोड्यूस एट लीस्ट पॉलन ग्रेन फॉर ईच कर्नेल। अभी बोल रहे हैं कि भाई जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है मेज, वो ईच कर्नेल में कितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है। या हम बोल सकते हैं कि ईच सिल्क को पॉलिनेट करने के लिए जो टेसल है वो कितने पॉलन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 5000 है, 10,000 है, 15,000 है, 25,000 है। करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साथ बताते रहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है वो कितना डीप है, और आपके जो आंसर्स हैं वो कैसे करेक्ट हैं या नहीं है वो मैं आपको ऑन द स्पॉट बताता रहूंगा। जिससे क्या है आपका क्या होगा, एक प्रिपरेशन होता रहेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना डीप नॉलेज है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का। तो आपका यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है 51 का वो 25,000 है। मतलब ईच कर्नेल है 25,000 पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस करता है एक सिल्क को क्रॉस करने के लिए। अगर हम एक फिगर के थ्रू बताना चाहें आपको, सपोज ये आपका मेज का प्लांट है, ये मेज का प्लांट है और यहाँ पे आपका
ये टेसल आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपकी कॉब आती है, ठीक है। ये आपकी सिल्क रहती है। तो यहाँ से जो पॉलन आएंगे, पॉलन ग्रेन्स आएंगे, इधर से पॉलन ग्रेन्स आएंगे। तो ये टोटल आपका टेसल है, ये क्या है, टेसल है। इस स्टेशन से कितने पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक आपका सिल्क है उसको पॉलिनेट करने के लिए आएंगे, या इसमें से कर्नेल्स होते हैं, ऐसे एक कर्नेल्स हैं, इस एक कर्नेल से कितने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आपके टोटल 25,000 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपके एक सिल्क को क्रॉस करने के लिए बहुत हैं, मतलब काफी हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 25,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 की तरफ चलते हैं हम। 52 है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जॉनसन प्रपोज्ड, तो यहाँ पे जॉनसन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या प्रपोज किया, थ्योरी ऑफ हेटेरोसिस किया, प्योर लाइन थ्योरी किया, मेल स्टेरिलिटी किया, हाइब्रिडाइजेशन किया। तो आपको पता है जॉनसन ने क्या किया था, जॉनसन ने हमारा प्योर लाइन थ्योरी है वो प्रपोज किया था। तो आपका यहाँ पे जो बी है वो करेक्ट आंसर है 52 का। 53 की तरफ चल लेते हैं हम। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इर्री जिसे बोलते हैं, IRRI, इज सिचुएटेड इन, तो जो हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर राइस की ब्रीडिंग के रिलेटेड है वो रिसर्च वर्क होता है, वो कहाँ पर है, फिलीपींस में, जापान में, चाइना में और बर्मा में। तो आपका मनीला फिलीपींस इज द करेक्ट आंसर, तो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम। 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लाइडी, मतलब ऐसा कौन सा केमिकल है जो पॉलीप्लाइडी इंड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। पॉलीप्लाइडी का मतलब, इंड्यूस करने का मतलब क्या होता है, जो आपके एन क्रोमोसोम नंबर हैं इनको 2n बनाना है, तो ऐसे ही, या हम कह सकते हैं कि 2n है उनको टेट्राप्लाइड बनाना है, 4n बनाना है, तो उनको मतलब बेसिकली पॉलीप्लाइडी लेवल को, जैसे डिप्लाइड से टेट्राप्लाइड बनाना है, हेप्लाइड से डिप्लाइड बनाना है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं हम, हेप्लाइड्स प्लांट्स होते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार करते हैं, उनको हमें डिप्लाइड बनाना होता है। जब डिप्लाइड प्लांट बनाने के लिए क्या का ट्रीटमेंट करना होता है, केमिकल होता है कोलचीन, ठीक है। तो कोलचीन केमिकल होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है इथाइलिन मिथाइलिन सल्फोनेट, मेथिन सल्फोनेट, कोलचीन्स एंड नाइट्रस एसिड, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपका यहाँ पे 54 का क्या है, कोलचीन को हम यूज करते हैं पॉलीप्लाइडी लेवल्स को बढ़ाने के लिए। आपके कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है 55, कि मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल रिलेटेड टू द डिसेंटेज, मतलब टू इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स बोले तो ए इंटू बी, इनका हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। ये क्रॉस है, ये क्रॉस क्या कहलाता है, ये सेल्फिंग कहलाता है, इनब्रीडिंग कहलाता है, आउटब्रीडिंग कहलाता है, मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है। तो बेसिकली ये कैसे हैं, रिलेटेड हैं। जब रिलेटेड कोई चीज होता है, तो रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग होता है जब हम इंडिविजुअल रिलेटेड होते हैं उनका क्रॉस करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं हम। मियोसिस इज इसेंशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मियोसिस क्यों होता है, मियोसिस का काम क्या है बेसिकली, तो इंड्यूसिंग पॉलीप्लाइडी है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, कीपिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स। तो बेसिकली जो मियोसिस का काम है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैरी ओवर करना है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप एस ऑफ मेल स्टेरिलिटी इज आर यूज इन कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज। तो हम डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज की बात करते हैं। डबल क्रॉस हाइब्रिड मेज क्या होता है, सपोज हमारा ए लाइन है, ए इनब्रेड लाइन है और बी इनब्रेड लाइन है, इनका हमने क्रॉस करवा लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा एक सी लाइन है और डी लाइन है, ये भी इनब्रेड लाइन है, इनका क्रॉस करा लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल क्रॉस, ठीक है। इसके बाद इनका ये F1 आता है, ठीक है, ये F1 आता है, इन F1 के बीच में क्रॉस करवा लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया डबल क्रॉस, ठीक है। तो हम ये डबल क्रॉस हाइब्रिड की बात करते हैं मेज में। तो ये क्या, कौन सा सिस्टम है, तो साइटोप्लाज्म एलॉन करते हैं, जेनेटिक एलॉन करते हैं, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक है, या साइटोप्लाज्म जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, CGMS सिस्टम है वो हम यूज करते हैं डबल क्रॉस करने के लिए मेज में, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 58 नंबर की तरफ चलते हैं हम। मेंडोक इज अ गेमिटोसाइड यूज फॉर द इंड्यूसिंग, तो मेडोक क्या है बेसिकली, ये मेडोक क्या है, CHA, तो ये क्या है, केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। तो केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट है जो क्या करता है, इंडक्शन करता है, इंडक्शन काय का करता है, इंडक्शन करता है आपका मेल स्टेरिलिटी का, मेल
स्टेरिलिटी का। अब मेल स्टेरिलिटी का इंडक्शन करता है तो ये कौन से क्रॉप में करता है? जैसे ये मेंडोक है, ये कौन से क्रॉप में करता है? आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो सीएचए है वो व्हीट में यूज हुआ है, बट ये कौन से क्रॉप में करता है? आनियन में, सनफ्लावर में, मेज में या कॉटन में? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो मेंडोक है वो हम सनफ्लावर में यूज करते हैं मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मेथड ऑफ ब्रीडिंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग द एंसेस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमें पता करना है कि कोई हमारे पास एक जीनोटाइप है। अब हमें क्या है, इसके पेरेंट्स पेरेंट्स हमें पता करने हैं। ठीक है। इन पेरेंट्स के कैरेक्टर पता करने हैं, तो वो कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं? प्योर लाइन के थ्रू, पेडिग्री मेथड के थ्रू, मास सिलेक्शन के थ्रू, या नॉन ऑफ द अबव के थ्रू? तो आपको जब भी किसी की एंसेस्टर की डिटेल चाहिए तो वो हम पेडिग्री मेथड से निकाल सकते हैं, इसीलिए इसको हम पेडिग्री मेंटेन करके चलते हैं, इसीलिए इसको पेडिग्री मेथड बोला जाता है। तो 59 नंबर का आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप इससे डिटेल या करेक्टर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 60 नंबर। मॉडर्न पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज फाउंड इन अ प्रोपोर्शन डिसाइडेड इंडिपेंडेंटली बाय हार्डी। इंग्लैंड के रहने वाले थे 1908 में, एंड अनदर साइंटिस्ट इन जर्मनी इन द 1909। तो बेसिकली यहाँ पे एक लॉ आता है जिसे हम हार्डी वेंगवर लॉ बोलते हैं। तो ये हार्डी वेंगवर लॉ है, ये किसने दिया? वेंगवर। ऑब्वियसली यहाँ पे जो फिल होगा वो वेंगवर हो जाएगा आपका। ठीक है, बेंगबर्ग हो जाएगा। तो ये हार्डी एंड बेंगबर्ग हैं, इन्होंने क्या करा था? मॉडर्न पॉपुलेशन जेनेटिक्स है उनका प्रोफेशन, जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं उनके बारे में बताया था। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 61। मल्टी लाइन वेराइटी आर मिक्सचर ऑफ। तो जो मल्टी लाइन होती हैं वो वेराइटी काय का मिक्सचर होती हैं। सेवरल मार्फोलॉजिकल डिफरेंट प्लांट्स हैविंग आइडेंटिकल डिजीज रेजिस्टेंट जीन, bulk progenies of different inbred lines, several similar pure lines having different gene for the disease resistant, morphological identical plants with the different genetic makeup। तो ये ऑप्शन हो गया। यहाँ पे मल्टी लाइन बेसिकली आपकी क्या होती है? गुड इवनिंग सचिन जी। तो मल्टी लाइन होती हैं कि जब भी हमें किसी ट्रेट को इम्प्रूव करना होता है तो वो ऐसी लाइंस होती हैं जिसमें क्या होता है, आपका उस ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, इसीलिए उनको सारे को क्रॉस करवा के हम एक कंबाइंड जीनोटाइप बना लेते हैं जो कि सारे रेसेस होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंट होता है। तो बेसिकली आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी। सेवरल सिमिलर प्योर लाइंस होंगी जो डिफरेंट जीन फॉर डिजीज रेजिस्टेंट के लिए होगा। सपोज हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5 ये लाइन है, ये कैसी लाइन है? प्योर लाइंस हैं, प्योर लाइंस हैं। ठीक है। बट ईच लाइन हैविंग डिफरेंट जीन, जैसे इनके पास रेस 1 के लिए है, रेस 2 के लिए है, रेस 3 के लिए है, रेस 4 के लिए है, रेस 5 के लिए है। ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज रेसेस हैं। मान लो ये ब्लास्ट की हैं, ये डिफरेंट ब्लास्ट डिजीज की रेसेस हैं, इनके लिए ये जीन कैरी कर रही हैं, तो इसको प्यूर लाइन्स बोलते हैं। बट इनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जीन रखे जाते हैं, इसीलिए लो। तो 62 की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। म्यूटेशन इज नॉन टू बी ड्यू टू चेंज। जो क्या चेंज हो जाता है जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, उसमें है लॉस। अगर कुछ सेगमेंट लॉस हो जाता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है डीएनए का, उसको बोलते हैं। ये डिग्रेडेशन हो जाता है, उसमें कट लग जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, या कुछ ऐड हो जाता है आके, तो किसको म्यूटेशन बोलते हैं? तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें हैं, उसको म्यूटेशन ही बोलते हैं। जब भी किसी भी पॉइंट को ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए वीडियो क्लियर आ रही है, क्योंकि मेरे पास एक एरर का नोटिफिकेशन आया। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वीडियो की क्वालिटी और आवाज है वो आपको ठीक ठाक आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो किसको बोलते हैं? कि कुछ भी अगर बेस पेयर में या डीएनए में या न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। इसलिए ऑल ऑप्शन है वो करेक्ट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेल्सन एले। नेल्सन एले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, आपको पता होगा, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वगैरह है वो इन्होंने ही स्टार्ट करा था। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने डिस्कवर्ड वाज द अपीरेंटली इन द फर्स्ट टू यूज बल्क पॉपुलेशन मेथड टू ब्रीड सुपीरियर क्रॉप वेराइटी। तो हमें ये बताना है कि निल्सन एले साइंटिस्ट हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किधर के रहने वाले हैं? स्वीडन है, मेक्सिको है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो आपके जो निल्सन एले साइंटिस्ट थे, इन्होंने बल्क पॉपुलेशन मेथड दिया था हमारा, बल्क पॉपुलेशन मेथड, जिसे हम पेडिग्री मेथड एंड बल्क मेथड बोलते हैं। बल्क मेथड दिया। गुड इवनिंग एमएस भाई। ओके सचिन जी, सब ठीक लग रहा तो ठीक है। तो यहाँ पे हम स्वीडन इसका करेक्ट आंसर, तो नेल्सन एले थे वो स्वीडन स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है। न्यूक्लियस सीड इज
तो न्यूक्लियस सीड है उसमें प्योरिटी की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस सीड में प्योरिटी कितनी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और उसमें कौन से कलर का टैग होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप 100% प्योरिटी है, 80% प्योरिटी है, 98% है, 99% है। तो जब भी हम न्यूक्लियस सीड की बात करते हैं, इसको मदर सीड भी बोला जाता है, और आपका इसमें 100% प्योरिटी होती है। अगर हम टैग की बात करें तो इसमें गोल्डन येलो कलर का आपका टैग होता है, ठीक है। अगर बात करें तो इसको प्लांट ब्रीडर प्रोड्यूस करता है, प्लांट ब्रीडर है वो प्रोड्यूस करता है, और इसको सेल के लिए यूज नहीं किया जाता है, ओनली प्रोड्यूस किया जाता है। तो 64 का सी किसने बताया, भाई सचिन ने बताया है, जो कि गलत है। ए है, 100% प्योरिटी है, वो न्यूक्लियस सीड में होती है, ब्रीडर सीड में भी 100% होती है, फाउंडेशन सीड में 98% होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। तो एक साइंटिस्ट थे, एक नहीं थे, दो साइंटिस्ट थे, तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था जिन्होंने। तो यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक हैं, बेडल एंड टेंटम हैं, जैकब एंड मोनार्ड हैं, और मोसेल्स एंड सताई हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो जैकब एंड मोनार्ड हैं। जो मोनार्ड हैं, जैकब एंड मोनार्ड ने ही ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। जो 65 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, पैराम्यूटेशन इन इज परहैप्स द वन एंड ओनली एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ एलील। तो एक पैराम्यूटेशन होता है, पैराम्यूटेशन ओनली एक क्रॉप में किया गया है जिसमें दो एलील हैं उनको ब्लेंड कर दिया गया, उनका जो इफेक्ट है वो ब्लेंड कर दिया गया है। वो कौन सी क्रॉप में हुआ है, शोरगम में, मेज में, पर्ल मिलेट में, या फॉक्सटेल मिलेट में। तो आपका जो पैराम्यूटेशन है वो आपका मेज से बिलोंग करता है, तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम आज। पोलिनेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन द फ्लावर बॉर्न बाय द सेम पेरेंट इज कॉल्ड। मतलब जब भी हमारा पॉलिनेशन होता है, जो फ्लावर होते हैं वो सेम प्लांट पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गिटेनोगेमी, एलोगेमी, जेनोगेमी, नॉन ऑफ द दिस। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गिटेनोगेमी बोलते हैं। गिटेनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट है वो सेम उसमें पॉलन प्रोड्यूस करके क्रॉस किया जाता है, ठीक है, क्रॉस हो जाता है या किया जाता है, कुछ भी समझ लो। 68 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिनेशन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स। दो अलग अलग फ्लावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाइसेक्सुअल हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, बॉर्न बाई टू सेपरेट प्लांट्स। यहाँ पे क्या है, प्लांट वन और प्लांट टू, ठीक है, इनका हम आपस में क्या करते हैं, इसका पॉलिन है इधर डालते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है सेम स्पीशीज कॉल्ड। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, जेनोगेमी बोलेंगे, गेटेनोगेमी बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब कोई अदर फ्लावर से और जो पॉलन है वो या तो अदर फ्लावर हो या अदर प्लांट हो, उससे जब भी फ्लावर डालते हैं दूसरे में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर, पॉलीजीन्स अफेक्टिंग द सेम ट्रेट विद ईच इनहांसिंग द फिनोटाइप आर टर्म्ड एज। मतलब जो पॉलीजीन्स हैं जी, पॉलीजीन्स का मतलब है कि बहुत सारे जीन हैं, वो क्या काम करते हैं, जो किसी ट्रेट का इफेक्ट है उसको और बढ़ा देते हैं, किसी ट्रेट का इफेक्ट है वो बढ़ा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एमनियॉन्स बोलते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया बोलते हैं, एलोस्टेरिक की इफेक्ट बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, एडिटिव फैक्टर होते हैं। तो जो एडिटिव फैक्टर की वजह से क्या होता है, आपका जो फिनोटाइप है उसमें इनहांसिंग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, एडिटिव का मतलब है बहुत सारे जीन हैं वो आपस में मिलकर ताकत लगा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव फैक्टर्स या एडिटिव जीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, प्रोजनी टेस्ट इज कंडक्टेड इन। जब हम प्रोजनी टेस्ट की बात करते हैं वो कब कंडक्ट किया जाता है, F2 जनरेशन में, F3 जनरेशन में, F1 जनरेशन में, F4 जनरेशन में। तो जब भी हम क्रॉस करवाएंगे ए क्रॉस विथ बी, तो यहाँ पे आएगा ए बी, ठीक है। तो हमें क्या है, प्रोजनी, इसको ही प्रोजनी बोलते हैं, जो भी हमारे एक क्रॉस से ऑब्टेन होता है कुछ, उसको ही प्रोजनी बोलते हैं। तो इसको ही हम टेस्ट करने को क्या बोलते हैं, प्रोजनी टेस्ट बोलते हैं। तो आपका प्रोजनी टेस्ट F1 में किया जाता है, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी यहाँ पे सी आ रहा है, बट आपका बी ऑप्शन कुछ मिसमैच हो गया है यहाँ पे ऑप्शंस का। तो क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं हम। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस डिफर फ्रॉम क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस इन। तो जब हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस का मतलब है मल्टीपल जीन्स होते हैं, इसको हम पॉलीजीन्स बोले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है, इसमें क्या है, मोनोजीन होते हैं, मोनोजेनिक होते हैं, या ओलिगोजेनिक बोल सकते हैं हम, ठीक है, ओलिगोजेनिक या मोनोजेनिक बोलते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है, F2 रेशियो अलग आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक जीन होगा तो उसका रेशियो डिफरेंट आएगा, मल्टीपल जीन होंगे उसका रेशियो अलग आएगा। नंबर ऑफ जीन्स हैं वो अलग होंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव में मल्टीपल जीन्स होते हैं, क्वालिटेटिव में 1 या 2 जीन होते हैं।
नंबर ऑफ एलील की बात करें तो डिफरेंट होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। F2 रेशियो भी डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ जीन्स भी डिफरेंट होंगे और नंबर ऑफ एलील्स आल्सो विल बी द डिफरेंट। तो 71 का आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं हम। संगम कश्यप इज करेक्ट, डी ऑप्शन। संगम जी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ अगर आप आंसर देंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बिकॉज आपका वीडियो है वो 10 सेकंड है, वो मुझसे लेट चल रहा होगा, तो हमारा जो कमेंट है वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, 72 नंबर की तरफ चलते हैं। रिकरेंट पेरेंट इज इन्वॉल्व इन, जब हम रिकरेंट पेरेंट की बात करते हैं क्रॉसिंग में, एक आपने सुना होगा रिसिपिएंट पेरेंट और रिकरेंट पेरेंट। तो रिकरेंट पेरेंट है वो हम कौन से ब्रीडिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं, या एक पेरेंट होता है उसको रिकरेंट पेरेंट नाम देते हैं। यहाँ पे म्यूटेशन ब्रीडिंग है, हाइब्रिड ब्रीडिंग है, बैक क्रॉस ब्रीडिंग है, या सिलेक्शन है। तो इन सारे चार मेथड हैं, आउट ऑफ 4 मेथड विच मेथड इज यूजिंग रिकरेंट पेरेंट। ठीक है, तो आपको 72 का आंसर बताना है। तो जो रिकरेंट पेरेंट है वो हम बैक क्रॉस में यूज करते हैं, जब भी हम किसी डोनर पेरेंट से क्रॉस करते हैं, रिसिपिएंट पेरेंट को रिकरेंट पेरेंट से क्रॉस करते हैं, वहां से क्या लेके आते हैं, एक जीन लेके आते हैं, उस जीन को हम ट्रांसफर करते हैं थ्रू बैक क्रॉसिंग। उसीलिए हम क्या वो उसमें यूज करते हैं, रिकरेंट पेरेंट यूज करते हैं। तो कहाँ करते हैं, बैक क्रॉसिंग में करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपका जो 72 है उसका सी करेक्ट है आपका। 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम। रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड, वेरी बेसिक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। जब भी हम एंथर्स को फ्लावर से रिमूव करते हैं उसको हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 74 का 72 का सी राइट। तो हम 74 की तरफ चलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन फॉलोड बाय सिलेक्शन अंटिल देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट नीडेड इज। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सपोज हमारा P1 क्रॉस विद P2, हमारा F1 आया, F1 को हमने सेल्फ कर दिया, F2 आया, F2 को हमने सेल्फ कर दिया, F3 आया। ठीक है, F3 को हम फर्दर सेल्फ करते चले गए और F6 और 7 तक हमने क्या करा, सेल्फ करा। अब यहाँ पे हमने देखा कि ऑल आर प्लांट्स वट एवर पॉपुलेशन इज देयर इज होमोजाइगस। ठीक है, पॉपुलेशन होमोजाइगस है, वहां पे फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए कुछ नहीं है, सारे एलील्स हैं वो फिक्स हो गए हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, मास सिलेक्शन बोलते हैं, या बैक क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये काम कब करते हैं हम, ये काम करते हैं हम प्योर लाइन सिलेक्शन में। प्योर लाइन सिलेक्शन में हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, जब तक सिलेक्शन करते हैं जब तक हमारा जो लाइन है वो पूरा कंप्लीटली प्योर नहीं हो जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट कंप्लीटली नहीं हो जाता है, तब तक हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते रहते हैं। तो आपका प्योर लाइन इसका करेक्ट आंसर। अब हम 75 की तरफ चलते हैं। 75 नंबर है, द एलील विच डज नॉट हैव इट्स फिनोटाइप इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि हमारा एक फ्लावर है ए जो प्रोड्यूस करता है रेड कलर का। ठीक है, इसका क्रॉस करवा दिया हमने रिसेसिव ए, ये करता है व्हाइट कलर। ठीक है, अब हमारा आता है F1। F1 में हमारे पास होता है हेट्रोजाइगोट, जो कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है, जो बेसिकली रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर का होता है। अब यहाँ पे क्या बताया, द एलील विच डज नॉट हैव इट्स फिनोटाइपिक इफेक्ट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड। आपको पता है कि कौन सा एलील है जिसका हेट्रोजाइगस कंडीशन में इफेक्ट नहीं होता है, तो कौन से का नहीं होता है, रिसेसिव का नहीं होता है, क्योंकि व्हाइट कलर है वो यहाँ पे फिनोटाइप है, उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एलील बोलते हैं। रिसेसिव एलील इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन है आपका, वो करेक्ट हो जाता है यहाँ पे 75 का। आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको आंसर है वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल संगम, आपका प्योर लाइन करेक्ट है, 75 आल्सो इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। द बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शुगर केन। शुगर केन में बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिए। तो बेसिकली आपको शुगर केन की बात करें तो शुगर केन होता है ऑक्टाप्लाइड। तो ऑक्टाप्लाइड होता है, इतने से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो शुगर केन में कितने होंगे। क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर की बात कर लें, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं टोटल वेरी करते हैं आपके 80 से लेके 124। तो ये डिपेंड करते हैं स्पीशीज पे और उसके हाइब्रिड पे या क्रॉस पे या फ्लाइडी लेवल पे। ठीक है, तो जो हमारा कल्टीवेटेड शुगर केन है जिसको इंडिया में हम उगाते हैं, उसमें 80 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो एप्टोप्लाइड होता है। अगर हम बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात कर लें, बेसिक क्रोमोसोम एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू 10, तो 10 क्रोमोसोम होंगे, बेसिक क्रोमोसोम होंगे वो 10 होंगे। 76 का 40 नहीं होगा, क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम कितने होंगे, 10 होंगे। ये ऑक्टाप्लाइड है, इसलिए 10 इंटू 8 हो जाएगा, तो आपका टोटल 80 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो
शुगर केन है वो कैसा है, ऑक्टापेलाइड है। तो आपका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। आप इसको करेक्ट कर लीजिए। किसी भी क्रॉप का अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है तो आपको दो चीजें पता रखना है कि उसका नेचर ऑफ प्लाइडी लेवल कैसा है। अगर वो डिप्लाइड है तो उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, अगर वो टेट्राप्लाइड है तो उसका 1/4 हो जाएगा, ऑक्टाप्लाइड है तो 1/8 हो जाएगा। उसकी तरह ही उसके आंसर्स हो जाएंगे। तो आप वो ध्यान रखिए। तो इसका 10 नंबर है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 77 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रीडिंग मेथड यूज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इज। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसको यूज करते हैं? हंसिका जी गुड इवनिंग। तो उसमें मास सिलेक्शन है, बैक क्रॉस है, हाइब्रिडाइजेशन है, पेडिग्री मेथड है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड को बेसिकली अगर बोले इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम? पेडिग्री मेथड यूज करते हैं ब्रॉडली। जो मास सिलेक्शन है वो क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए होता है, बैक क्रॉस मेथड है वो इंप्रूवमेंट के लिए होता है, सिंगल जीन या जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए होता है, ना कि वो मेथड है ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जस्ट क्रॉस करना है, उसका इंप्रूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। पेडिग्री मेथड है उसको हम यूज करते हैं फर्दर जो इंप्रूवमेंट के लिए या उसमें लाइन ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका जो 77 है उसका डी है। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द कैरेक्टर विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड। तो हमारा एक कोई भी प्लांट है, तो हमने सेम एग्जांपल ले लेते हैं A into A। ठीक है, यहाँ पे ये रेड कलर का है और ये व्हाइट कलर का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन है ये रेड आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है इसने? इसने पूछा द करेक्टर विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड। तो ये कैसा है? रेड कलर है। रेड कलर कैसी ट्रेट है? हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, ये कैसा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिसेसिव एलील, डोमिनेंट एलील, हेटेरोजाइगस। तो सबसे पहले तो आपका करेक्टर है वो कैसा होगा? हेटेरोजाइगस होगा। तो करेक्टर पूछा है तो वो हेटेरोजाइगस है। अगर एलील पूछा है तो वो डोमिनेंट है, या जीन पूछा है तो डोमिनेंट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है जो करेक्टर है डोमिनेंट करेक्टर है। डोमिनेंट करेक्टर कौन सा था? रेड था। तो रेड करेक्टर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका पेडिग्री 77 का संगम का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 79 की तरफ चलते हैं। द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज फॉर द फाइंड आउट। तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम क्यों यूज करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं? तो द गुडनेस ऑफ फिट, द रिलेशन बिटवीन टू फैक्टर्स, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ नॉन ऑफ द अबव। तो बेसिकली जब भी हम काई स्क्वायर टेस्ट की बात करते हैं तो हम गुडनेस ऑफ फिट की बात करते हैं कि आउट ऑफ टू विच वन इज परफेक्ट। ठीक है, हाइपोथेटिकली कौन सा परफेक्ट है वही पता करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे गुडनेस ऑफ फिट इज द करेक्ट आंसर। 79 का आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 80 नंबर क्वेश्चन है, द क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद द आइदर ऑफ इट्स पेरेंट इज नॉन एज। जल्दी से आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 80 का सी आपका करेक्ट है सचिन। आप 79 का बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का बताइए आप लोग। 79 का मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 79 का ए है, हंसिका आपका रॉन्ग हो गया। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 80 चल रहे हैं। 80 पे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी इसका आंसर। आप अपनी वीडियो रिफ्रेश करते जाइए जिससे आपको क्या है पता चल जाए कि अभी आप जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं पे चल रहे हो, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे स्टॉप हो जाती है। तो क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद द आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स इज नॉन एज। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका एक P1 है और ये P2 है, ये F1 है। इस F1 का क्रॉस आइदर हम इससे करवा देते हैं, आइदर हम इससे करवा देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? यही पूछा है क्वेश्चन में, सिंपल सा। ठीक है, 80 का सी। सी इज द बैक क्रॉस। बैक क्रॉस इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज अगर हम इसमें सिर्फ रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या बोला है कि आइदर। आइदर मतलब कि हम चाहे डोमिनेंट से क्रॉस करवा दें चाहे रिसेसिव से करवा दें, तो उसको बोलते हैं हम बैक क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस पता चल गया। आउट क्रॉस का मतलब है कि जो अनडिजायरेबल क्रॉस होता है, जिसको आपने प्लान नहीं किया हो जाता है, उसको। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि सिंगल जीन का जब हम क्रॉस करवाते हैं उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे बैक क्रॉस इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है 80 का। अब हम 81 की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। मतलब जो फ्रूट्स है उसमें ओवरी बन जाता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो एपोमिक्सिस है, पॉलीम्ब्रियानी है, पार्थनोकार्पी है, या एम्फीमिक्सिस है। तो बेसिकली जब भी हम फ्रूट डेवलपमेंट की बात करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन की, तो वो पार्थनोकार्पी कहलाता है। ठीक है, इम्ब्रियो डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 81 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 82 नंबर, द इंडोस्पर्म इज द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज। तो यहाँ पे हम लास्ट वीडियो में हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी आपको आंसर देना है इसका। 81 का, 81 का सी।
बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 82 का। आप बताइए सारे लोग 82 का आंसर है वो कौन सा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो है वो अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिए जिससे उनके भी क्वेश्चंस हैं वो रेडी हों और डिस्कस करते रहिए। ठीक है। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? जब भी हम किसी अपोमेक्टिव्स का आपस में क्रॉस करवाते हैं उसको एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, इसकी बात कर रहे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है कि जो इंडोस्पर्म इज द रिजल्ट प्रोडक्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज हेप्लाइड होता है, डिप्लाइड होता है, ट्रिप्लाइड होता है, टेट्राप्लाइड होता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 82 का सी, ट्रिप्लाइड। ट्रिप्लाइड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जब भी हम इंडोस्पर्म की बात करते हैं उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 3n होते हैं। अगर आपका मेज में क्रोमोसोम नंबर 20 है, अगर हम पूछ लें इंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर कितने हैं तो वो 30 हो जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में कई बार देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आपका ये ट्रिप्लाइड है 82 का। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। द F1 हाइब्रिड हैज सुपीरियरिटी ओवर आइदर पेरेंट्स, दिस सुपीरियरिटी इज कॉल्ड। मतलब आपका ये P1 है और P2 है और ये F1 है। इसका हाइट था वो 10 सेंटीमीटर था, इसका हाइट था वो 12 सेंटीमीटर था। आपका F1 है, इसका हाइट 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। तो आप बताइए इसको कि इसको हम क्या बोलते हैं। 15 सेंटीमीटर हो गया या हम क्या बोलते हैं, आइदर बोल दें। आइदर का मतलब कुछ भी मान लो। 15 सेंटीमीटर है वो करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस बोलेंगे, होमोजाइगस बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे या डोमिनेंस बोलेंगे। तो ये क्या है, हेटेरोसिस है। हेटेरोसिस का मतलब होता है कि जब भी हमें F1 में गेन मिलता है ओवर द पेरेंट, आइदर पेरेंट, उसको हम हेटेरोसिस बोलते हैं। ठीक है। ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है उसमें हमें ज्यादा मिलती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनमें हाइब्रिड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। द ब्रांच ऑफ जेनेटिक कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटिंग पॉपुलेशन इज क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, बिहेवियरल जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड यूजेनेटिक्स। आपको बताना है कि जब ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स की बात करते हैं जिसमें हम स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपने देखा होगा कि A+A=1। ठीक है। जिसमें आपको बताना है कि ये हम फ्रीक्वेंसी किस में पढ़ते हैं। जब भी हमें किसी जीन की फ्रीक्वेंसी या पॉपुलेशन में किसी चीज की फ्रीक्वेंसी स्टडी करनी है तो वो कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आती है, वो हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, उसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक है। जीन एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। द क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय मींस ऑफ। जो जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ये क्रोमोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर है। ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इनसे क्या है, अटैच्ड रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कहाँ पे अटैच्ड रहते हैं, तो ये बेसिकली क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में अटैच्ड रहते हैं। तो पेलिकल में या टेलोमियर में, सैटेलाइट बॉडी में या सेंट्रोमियर में। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर हैं वो आपके सेंट्रोमियर में क्या है, अटैच्ड रहते हैं। तो सेंट्रोमियर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आपका इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा बोल रहा है द कंडीशन इन विच द पॉलन ऑफ ए फ्लावर हैज नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड। मतलब जब भी हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, करेक्ट है सचिन सिंह 85 का डी। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं कि हमारे पास एक फ्लावर है। ठीक है। इस फ्लावर में ये हमारी स्टिग्मा है। ठीक है। ये स्टिग्मा है और ये इसके एंथर्स हैं। अब क्या है, इनमें कैपेसिटी नहीं है इसको फर्टिलाइज करने की। ये डोंट हैव कैपेसिटी। ठीक है। डोंट हैव कैपेसिटी टू फर्टिलाइज सेम फ्लावर, या क्रॉस करने की कैपेसिटी नहीं है इसमें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिकोगैमी बोलते हैं, डाइकोगैमी बोलते हैं, डिक्लेनी बोलते हैं, या हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। मींस उसमें इतना क्षमता नहीं है कि वो सेम फर्टिलाइज कर सके फ्लावर को। तो 86 है उसका भी आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है या सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन
ऑन द फिनोटाइप ऑफ द सीड इज टर्म्ड एज। 87 का आंसर है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 86 का डी सचिन करेक्ट है। अभी आपको 87 का आंसर बताना है कि इफेक्ट ऑफ द जीनोटाइप ऑन द पॉलन ग्रेन ऑन द फिनोटाइप ऑफ द सीड। तो जब भी हम बात करते हैं जैसे हमारे पॉलन है, पॉलन ग्रेन की जीनोटाइप है कुछ, या पॉलन ग्रेन का जो इफेक्ट है वो किसी के सीड पे पड़ रहा है, तो सीड पे पड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 87 का सी, इंडो पॉलीप्लाइडी। गलत है 87 का सी, इसको हम जीनिया इफेक्ट बोलते हैं। जीनिया इफेक्ट आपने मक्का में पढ़ा होगा। तो ये सपोज हम आपको बना के दिखा देते हैं। ये आपकी कॉब है, मक्का है, मक्का की कॉब है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सीड होते हैं इसमें, ठीक है, सीड होते हैं। और इन्हीं सीड के बीच में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको कलर्ड सीड देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसको ही बोलते हैं जीनिया इफेक्ट, ठीक है। ये जीनिया इफेक्ट किसके कारण होता है कि जो प्लांट है उससे पॉलन है, वो पॉलन किधर आता है? वो पॉलन आपका आता है सिल्क पे या कॉप पे। तो कॉप के इस पॉलन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो सीड का कलर है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जीनिया इफेक्ट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा मेटाजीनिया होता है, मेटाजीनिया का मतलब है कि सेंटर में वो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जीनिया इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चल रहे हैं। द फर्स्ट इनब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विद मेज वर रिपोर्टेड बाय। तो सबसे पहले हमें बताना है कि मेज में जो इनब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्ट टाइम किसने किया था? तो बेसिकली अगर कॉमर्शियल की बात करें तो उसमें सल हैं, जोन्स हैं, ये सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1908 में, आपको पता है जब हाइपोथेसिस आई थी डोमिनेंस वगैरह, तब किया था। बट यहाँ पे आपको बताना है कि क्या है, फर्स्ट इनब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है वो स्प्रेंगल ने किया, डार्विन ने किया, स्प्रॉग ने किया या बेर्ड ने किया। तो आपका ये डार्विन ने 1876 में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था। 88 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 89 क्वेश्चन, द इनिशियल जीन पूल ऑफ ए सिंथेटिक पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ। मतलब इनिशियल जीन पूल की बात कर लेते हैं, वो किससे बना है? प्लांट्स फ्रॉम एन ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, प्यूर लाइन्स, इनब्रिड लाइन्स या आइसोलेशन आइसोलाइन्स। तो जब भी हम बात करते हैं सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक पॉपुलेशन है वो कैसे बनती है? आपको पता है हम क्या करते हैं सिंथेटिक वैरायटी डेवलपमेंट करने के लिए? ओपी क्या लेते हैं? प्लांट्स फ्रॉम एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है उनको लेते हैं और उनको रैंडम मेट करवाते हैं, तो उससे ही हमारी सिंथेटिक वैरायटी बनती है, रैंडम मेटिंग इन सब्जेक्ट टू द सेलेक्टेड जीनोटाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 90 की तरफ चलते हैं। 90 नंबर है, द मेल स्ट्राइल लाइन इज अ क्रॉस टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड इज नॉन एज। तो मतलब मेल स्ट्राइल लाइन है, मेल स्ट्राइल लाइन को क्या बोलते हैं हम? मेल स्ट्राइल लाइन, तो मेल स्ट्राइल लाइन को बोलते हैं ए लाइन, ठीक है। इसको मेंटेन करने वाली एक लाइन होती है, मेंटेन करने वाली उसको बोलते हैं बी लाइन, इसको मेंटेनर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक लाइन होती है रेस्टोरर, आर लाइन, इसमें कैपेसिटी होती है रेस्टोरेशन की, इसको बोलते हैं रेस्टोरर लाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं मेल स्ट्राइल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि द मेल स्ट्राइल लाइन इज क्रॉस टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड इज नॉन एज। मेल स्ट्राइल लाइन को क्या बोलते हैं? 90 का बी, आर लाइन गलत। तो यहाँ पे ए लाइन है, तो जो हमारी मेल स्ट्राइल लाइन है उसको ए लाइन बोलते हैं। अब हाइब्रिड डेवलप कैसे होता है? हाइब्रिड डेवलप करने के लिए हमें, जो हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करना है हमें? ए का क्रॉस आर के साथ करना है, तब बन जाएगा हाइब्रिड, ठीक है। जब हम ए का क्रॉस बी के साथ करेंगे तब क्या बन जाएगा? तब हमारा ए लाइन का सीड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ए लाइन सीड मल्टीप्लीकेशन। अगर हम एक चार्ट के थ्रू बताएं आपको, तो चार्ट के थ्रू बताते हैं, ए क्रॉस विद आर, यहाँ पे बन जाएगा हाइब्रिड, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेल्फ, तो ये हमारा आ जाएगा आर लाइन। अगर इसको हम क्रॉस करवा देते हैं बी लाइन के साथ, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा ए लाइन। इसको हम कर लेते हैं सेल्फ, तो हमें मिल जाएगा बी लाइन।
तो आप देखो इसको बोलते हैं सीड प्रोडक्शन। तो सीड प्रोडक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है। तो आपका बेसिकली ए इंटू आर करोगे तो आपका हाइब्रिड बन जाएगा। जब आप आर लाइन को सेल कर लोगे तो आर लाइन का सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। ए इंटू बी का क्रॉस कराओगे तो आपका ए लाइन का सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। और बी लाइन को जब सेल कर लोगे तो बी लाइन का सीड प्रोडक्शन हो जाएगा। बेसिक सिंपल है, इसमें हम पेरेंटल लाइन सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं। ये जो आपको बताया है ये किसके लिए है? ये है हमारा थ्री लाइन सिस्टम के लिए। जब भी हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यूज करते हैं, थ्री लाइन सिस्टम यूज करते हैं, उसके लिए ये आपको बताया स्कीम। तो यहाँ पे ए लाइन है वो आपका करेक्ट आंसर है 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 की बात कर लें। द मैकेनिज्म ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सेल पॉलिनेटेड क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड टू द ऑब्टेन सेल्फ सीड, म्यूटेटेड सीड विदाउट द एडिएशन रेडिएशन ट्रीटमेंट, हाइब्रिड सीड विदाउट द इमास्कुलेशन या स्टेराइल सीड। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो मेल स्टेरिलिटी है उसका यूज किस लिए करते हैं? कि इमास्कुलेशन किए बिना हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि उसमें जो ए लाइन होती है उसमें जो पॉलन है वो फंक्शनल नहीं होते हैं, पॉलन है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मेल स्टेराइल बोलते हैं। वो ऑटोमेटिकली नेचुरली इमास्कुलेटेड हो जाती है क्योंकि उसमें मेल पार्ट है वो फंक्शनल नहीं रहता है, मेल स्टेराइल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में सबसे ज्यादा कॉमन मेथड कौन सा है ब्रीडिंग के लिए? मास सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, सिलेक्शन ऑफ इनब्रिड लाइन और रिकरेंट मेथड। पेडिग्री है वो सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए है, क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए क्या है? मास सिलेक्शन है, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कॉमनली यूज मेथड है मास सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं हम। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो हमें टेस्ट क्रॉस का रेशियो चेक करना है डाई हाइब्रिड का। मतलब हमारे पास दो जीन है, उसका डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? 1:1:1:1 होगा। अगर उसमें लिंकेज होगा तो ये रेशियो है वो बदल जाएगा या डिफर हो जाएगा। अगर लिंकेज नहीं है तो 1:1 होगा। अगर मोनो हाइब्रिड की बात कर लें तो 1:1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ बैक क्रॉसिंग इज यूज टू इम्प्रूव। बैक क्रॉस क्यों यूज करते हैं? 92 का ए। ठीक है, तो बैक क्रॉस क्यों यूज करते हैं? बैक क्रॉस यूज करते हैं जीनोटाइप ऑफ द प्लांट के लिए, यील्ड ऑफ द प्लांट के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट ऑफ द प्लांट के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो बेसिकली हम जीनोटाइप को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। जब भी हमारे किसी एक जीन को ट्रांसफर करना होता है तो हम बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, इसलिए जेनेटिक या जीनोटाइप इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर लें। द सीड एक्ट वाज इनेक्टेड इन। तो सीड एक्ट आपको पता है 19 है 66 में आया था इंडिया में। ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 96। द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू द अनदर क्रोमोजोम इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे आपका एक क्रोमोजोम है और एक और क्रोमोजोम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? एक जीन है, ये ट्रांसफर हो गया और इधर आके ऐड हो गया और यहाँ से हो गया डिलीट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे, इन्वर्जन बोलेंगे, डुप्लीकेशन बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब उसने अपनी जो लोकेशन है वो क्या कर ली? ट्रांसफर कर ली, यहाँ से जाके यहाँ बैठ गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, 95 का बी बोला आपने। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द ऑल द वेरिएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि सारे वेरिएशन या वेरिएशन क्रिएट करने के लिए अल्टीमेट क्या है सोर्स? हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, पॉलीप्लाइडी है, हेटेरोसिस है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द वेरिएशन इज म्यूटेशन। म्यूटेशन से आप कभी भी वेरिएशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। 97 का आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है सचिन आपका 96 का। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस बाय मेज ईयर। मतलब एक मक्का है, मक्का का जो भुट्टा है वो कितने नंबर ऑफ सीड है वो एवरेज प्रोड्यूस करता है, वो आपको नंबर बताना है। किसी ने गिने नहीं होंगे। तो 100 से 300 है, 300 से 500 है, 500 से 1000 है, 1000 से 2000 है। तो लगभग आपके 400 से 800 सीड हैं वो प्रोड्यूस करता है एक मक्के का भुट्टा। तो यहाँ पे क्या है? आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 500 से 1000, क्योंकि 400 से 800 है, इधर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन ए कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय मोर देन टू एलील्स इट इज रेफर्ड टू एज। तो स्यूडो एलील्स बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स बोलेंगे, अंकोजीन बोलेंगे या नॉन ऑफ द अबव बोलेंगे। तो इसमें जब दो जीन से जब जीन की अल्टरनेट फॉर्म क्या होती है? एलील्स होते हैं। एलील मतलब अल्टरनेट फॉर्म हो गई है। और जब इसमें बहुत सारे जीन होते हैं, एलील्स होते हैं,
तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको ही बोलते हैं मल्टीपल एलील। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट, मल्टीपल एलील्स हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हेन द जीन एग्जिस्ट इन द 3 एंड मोर एलीलिक फॉर्म, द फिनोमिनन इज कॉल्ड। मतलब कोई जीन है, उसकी एक से ज्यादा एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हेटेरोसिस। करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं, आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन इज कॉमनली यूज्ड द इम्प्रूवमेंट ऑफ। वाइड हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है? जब भी हम डिस्टेंसली रिलेटेड स्पीसीज या जेनेरा उनसे जब क्रॉस करवाते हैं प्लांट्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइड हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे हमने व्हीट का राइस के साथ करवा दिया, पल मिलेट का सोरगम के साथ करवा दिया। तो ये क्या है? कुछ इंटर स्पेसिफिक होते हैं, कुछ इंटर जेनेरिक होते हैं, कुछ इंटर वेराइटल होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उनकी डिस्कस है वो लॉन्ग डिटेल क्लास में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली है कि वाइड हाइब्रिडाइजेशन है वो हम क्यों यूज करते हैं? फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो डिजीज रेजिस्टेंट के लिए करते हैं क्या? इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए करते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट के लिए करते हैं, ऑल ऑफ द अबव के लिए करते हैं। तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन है हम किसी भी ऑल जो 3 टॉपिक्स हैं इनके लिए कर सकते हैं। अगर डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, और इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए वाइड हाइब्रिडाइजेशन है वो हम सारे के लिए कर सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चल रहे हैं हम। इन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन परफॉर्मेंस ऑफ F1 एंड बेटर पेरेंट इज नॉन एज। मतलब जब हम इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं, संगम कश्यप फोर्थ इज करेक्ट आंसर। तो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करते हैं किससे? बेटर पेरेंट से जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोसिस बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, हेटेरोबिल्टियोसिस बोलते हैं, नॉन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो इस केस में क्या है? हेटेरोसिस किसको बोलते हैं? कि बेटरमेंट ऑफ द F1 देन द बोथ ऑफ पेरेंट्स। मतलब किसी भी एक पेरेंट से ज्यादा अगर अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है जब हमारा हाइब्रिड है उसका बिगर है वो डाउन हो जाता है ड्यू टू सेल्फिंग, तो उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हेटेरोबिल्टोसिस की बात करें तो इसमें क्या है? इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि बहुत ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं हम। द हो शिट द टर्म हेटेरोसिस वाज कॉइन्ड बाय। तो हेटेरोसिस टर्म है वो किसने दिया था? वो आपको बताना है, जेनेटिक्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो हेटेरोसिस जो टर्म है वो हमारा दिया है जी एच सल, जी के कॉर्न्यूटर एंड टी एच मॉर्गन एंड सी एफ स्प्रॉग। तो ये किसने दिया है? सल ने दिया है, 1908 के आसपास दिया है। तो सल ने क्या दिया है? आपका हेटेरोसिस टर्म दिया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई जो मेज का क्रॉस करवाया था उसमें जो F1 था उसका यील्ड है वो बहुत ज्यादा आया था। इसलिए 103 का संगम का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 104 की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन क्रोमोजोम टू द अनदर क्रोमोजोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, क्रॉसिंग ओवर, इन्वर्जन एंड डुप्लीकेशन। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपका सेल साइकिल से ही रिलेटेड आया है इसमें। ठीक है, तो हमारा 104 का जो आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें भी वो ट्रांसलोकेशन ही बोलते हैं। जब भी किसी एक क्रोमोजोम से, सपोज एक क्रोमोजोम है और ये दूसरा क्रोमोजोम है, यहाँ पे एक जीन है और ये जीन क्या है? यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाता है ड्यूरिंग सेल साइकिल, तो इसमें क्या बोलते हैं? इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। 105 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मार्कर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट और हाइब्रिड को कंफर्म करने के लिए हम हाइब्रिड यूज करते हैं, उस हाइब्रिड का नाम क्या है? ठीक है, वो मार्कर का नाम क्या है? बेसिकली हमें एक मार्कर है वो हाइब्रिडिटी कंफर्मेशन के लिए कौन सा मार्कर यूज करते हैं? ये क्वेश्चन कई तरीके से आपको आ सकता है। आरएपीडी है, एफएलपी है, आरएफएलपी है, या आपका आईएसएसआर है। ठीक है, तो आपका जो मतलब हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो मार्कर यूज करते हैं वो हम आरएफएलपी करते हैं, जिससे क्या है? हमें पता चल जाता है कि हमारा जो क्रॉस है वो F1 है, मतलब हाइब्रिड है या नहीं है। तो 105 का आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम ओके, इसका आंसर ऑलरेडी आ गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ ए क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगोट्स प्लांट फॉर द जीन ऑफ ए। मतलब आपके पास एक क्रॉस है, क्या है? ए एंड ए। तो आपके पास ये दो पेरेंट्स हैं। ठीक है, इन दो पेरेंट्स के आपके पूछ रहे हैं कि कितने पॉसिबल जो गैमेट हैं वो बनेंगे। तो आपका 75% इसमें डोमिनेंट फिनोटाइप आएगी, 25% है वो रिसेसिव फिनोटाइप आएगी, क्योंकि आप हेटेरोजाइगोट्स है उसको करते हो। आप बोल सकते हो कि जस्ट हेटेरोजाइगोट्स को हम सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। 107 में क्या है, व्हाट इज द प्राइमरली गोल ऑफ बैक क्रॉसिंग इन प्लांट ब्रीडिंग। तो आपको बताना है कि प्लांट ब्रीडिंग में बैक क्रॉसिंग है उसका क्या गोल है मेनली। तो बैक क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो एक सिंपल सा स्टेप है, बैक क्रॉसिंग करते हैं हम सिंगल या कोई ओलिगो ट्रेट होती है उसके इंप्रूवमेंट करने के लिए, कि कोई भी हमारी एलाइट लाइन या वैरायटी है उसको हमें इंप्रूव करना है फॉर स्पेशली डिजीज रेजिस्टेंट, तो उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये है टू इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, रॉन्ग है क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे मेथड है हमारे पास। बी है टू इंट्रोड्यूस ए स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम वन वैरायटी इनटू अनदर व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल जीनोटाइप, ये ऑप्शन करेक्ट है। टू जनरेट F1 हाइब्रिड फॉर द कमर्शियल, और मेथड है हमारे पास टू प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिफॉर्म ऑफस्प्रिंग। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 107 का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपको जो बेसिकली बैक क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो किस लिए यूज करते हैं, हम एक ट्रेट के इंप्रूवमेंट करने के लिए करते हैं, जबकि हमें ओरिजिनल जो उसका जीनोटाइप है वो चाहिए होता है। तो आपका 107 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजाइगस इन जेनेटिक्स। अब हम जेनेटिक्स में होमोजाइगस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको होमोजाइगस की डिफिनीशंस दी हुई हैं, और बेस्ड ऑन डिफिनीशंस आपको बताना है कि होमोजाइगस प्लांट के लिए कौन सा सुटेबल है। एन इंडिविजुअल विद टू डिफरेंट एलील फॉर ए जीन, ठीक है, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल एलील फॉर ए जीन, एन इंडिविजुअल विद नो एलील फॉर ए जीन, एन इंडिविजुअल दैट एक्सप्रेस ए डोमिनेंट एलील। जल्दी से आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, 108 का कौन सा आंसर है वो करेक्ट है एज पर योर नॉलेज। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि बेसिकली होमोजाइगस है उसकी डिफिनीशन कौन सी है। होमोजाइगस अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कौन सा, जीन की बात करें तो कौन सा डिफिनीशन है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एन इंडिविजुअल विद द टू आइडेंटिकल अलील फॉर ए जीन इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, संगम का आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं हम आज के, कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन मास इन द प्लांट ब्रीडिंग। तो मास है जो मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं हम, वो उसका मेन पर्पज क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। टू आइडेंटिफाई प्लांट्स दैट कैरी डिजायरेबल ट्रेट्स यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर, टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू द कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन, टू इंड्यूस जेनेटिक म्यूटेशन दैट प्रमोट द बेनिफिशियल ट्रेट, to ensure that only homozygous plants are selected for the breeding। क्वेश्चन नंबर 109 है, इसका आंसर है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ए इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट संगम। तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो डिजायरेबल ट्रेट है उसको ही थ्रू मार्कर्स के हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे नंबर ऑफ जनरेशन है वो हमारे बच जाते हैं। बोल सकते हैं कि हम फास्ट फॉरवर्ड सिलेक्शन भी कर लेते हैं थ्रू द मार्कर। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वांटिटेटिव ट्रेड्स इन प्लांट जेनेटिक्स। अभी आपको जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का, तो क्या है 109 का, दे आर कंट्रोल बाय अ सिंगल जीन, they are controlled by multiple genes and show continuous variation, they can be easily influenced by the environment and factor but not genetic factor, they are always recessive and express only homozygous condition। तो आपका इसका जो 110 नंबर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज आपको पता है जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होती हैं उसमें क्या है, मोर देन टू जीन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसका जो कर्व होता है वो कैसे होता है, आपने देखा उसमें कैसा होता है, बेल शेप कर्व होता है, और उसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है। कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है, उसकी पॉपुलेशन है उसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर लें कि हमारा एक एग्जांपल की बात करते हैं कि जो प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट कैसा करेक्टर है, अब मेंडल के हिसाब से तो वो क्वालिटेटिव करेक्टर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लांट हाइट एक क्वांटिटेटिव करेक्टर है। आपको एक पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन में 10,000 पॉपुलेशन में क्या है, आपको मिलेगा कि एक प्लांट का 100 सेंटीमीटर है, एक का 102 है, एक का 105 है, एक का 107 है, या 1115 है। तो ये क्या है, एक माइनर इफेक्ट पड़ रहा है, कंटिन्यूअस वेरिएशन है। ऐसे ही हमारा स्किन कलर का भी एग्जाम्पल है, या ह्यूमन की बात करें, अगर हम वीट की बात करें तो वीट का भी जो आउटर कोट है, कोट कलर ऑफ वीट है, वो भी कैसा है, इसका ही वेरिएशन है। ठीक है, गुड इवनिंग सचिन जी। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कंट्रोल्ड होता है मल्टीपल जीन से, और इसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है। क्वेश्चन नंबर 111 चल रहे हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके बिल्डिंग बिल्डिंग जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए को ही हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड है, ये बनता कैसे है, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो बिल्डिंग कैसे होती है इसकी, ठीक है, तो अमाइनो एसिड से होती है, न्यूक्लियोटाइड से होती है, एल्कोलाइड से होती है,
कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो ये किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है न्यूक्लिक एसिड हमारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 111 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 की तरफ चल रहे हैं हम। द ब्रीडिंग मेथड यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इज। तो हमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इम्प्रूवमेंट के लिए विच ब्रीडिंग मेथड वी शुड अप्लाई टू गेट maximum improvement in that particular cell pollinated crop? It is mass selection, clonal selection, introduction, or all of the above. So theoretically or practically we can use all methods to improve the cell pollinated crop, and as well as but in case of that cell pollinated crop, that clonal selection is sometimes difficult because based on crop only. So if normally we can do all methods, but introduction doesn't matter, either it is cross pollinated or self pollinated, then that all of the above is the correct answer। तो आपका इधर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज जीनोमिक सिलेक्शन इन प्लांट ब्रीडिंग? अभी आपको पता है जो हमारा इरा था ना ब्रीडिंग का, वो अभी इधर आके आ गए हम। कहाँ पे आ गए? जीनोमिक सिलेक्शन पे आ गए। सबसे पहले क्या था? इरा था वो सिलेक्शन का था। ब्रीडिंग पे लोग ज्यादा बिलीव करते थे, सिलेक्शन पे ज्यादा बिलीव करते थे, मास सिलेक्शन पे, लाइन सिलेक्शन वगैरह वगैरह आया। उसके बाद क्या है, थोड़ा साइटोजेनेटिक्स का आया, साइटोजेनेटिक्स पे थोड़ा ज्यादा बिलीव करने लगे लोग। फिर पॉपुलेशन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का आया। उसके बाद मॉलिकुलर जेनेटिक्स का एरा आया था। मॉलिकुलर जेनेटिक्स के बाद अभी क्या हुआ, आपका जीनोमिक्स का एरा आ गया है, और अभी जीनोमिक्स की ही बात चलती है जब भी प्लांट ब्रीडिंग की हम बात करते हैं। तो जीनोमिक्स के लिए क्या है? द सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइप, द सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन जीनोमिक डाटा टू प्रिडिक्ट ब्रीडिंग वैल्यू, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्लांट्स बाय हाइब्रिडाइजेशन, द सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन विजुअल मार्कर्स और ट्रेड्स। तो आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि जो जीनोमिक सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ जीनोटाइप बेस्ड ऑन इट्स प्रिडिक्टिव वैल्यू। तो हम क्या करते हैं कि जो एक मॉडल, जैसे सपोज एक मॉडल जनरेट कर लिया, उस मॉडल में हमने किसी एक पर्टिकुलर एंट्री की, अगर हम जीनोटिपिक डाटा डालते हैं, उसका जीनोटिपिक डाटा डालने के बाद उससे जो आउटपुट आएगा वो हमें प्रिडिक्टिव ब्रीडिंग वैल्यू मिल जाएगी। उसकी प्रिडिक्टिव ब्रीडिंग वैल्यू है वो बेसिकली आप उसको मान सकते हो कि वो यील्ड के इक्विवेलेंट होती है। उससे पता चलता है कि इस लाइन में पोटेंशियल कितना है। तो इस ब्रीडिंग वैल्यू को देख के क्या कर सकते हैं हम, प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वेराइटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चल रहे हैं। What is the primary goal of mutation breeding in the plant breeding? To produce hybrids with the enhanced vigor and yield potential, to create new genetic variation by inducing random mutation, to ensure that only homozygous plants are used for the breeding, to cross two genetically identical plants and maintain the uniformity। तो यहाँ पे भी आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम म्यूटेशन ब्रीडिंग यूज करते हैं टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 का आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं हम। इन अ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, सपोज हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो इन F2? तो ये क्या है, हमारा क्रॉस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसका जो हमारा F2 रेशियो है वो कितना होगा? तो इसका F2 रेशियो सिंपल है, ये यहाँ पे बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए जो जीन वगैरह है वो दे दिए, अदरवाइज ये मेंडेलियन जो डाइहाइब्रिड रेशियो है उसकी ही बात करते हैं। तो आपका 9:3:3:1 है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की तरफ चलते हैं। द इडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो ये आपका बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप से क्वेश्चन आ गया है। जो कोकोनट्स होते हैं, कोकोनट्स का इडेबल पार्ट कौन सा होता है, खाने वाला पार्ट कौन सा होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, एंडोस्पर्म होता है। तो आपने पढ़ा होगा जो कोकोनट है उसका एडिबल पार्ट है वो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म को ही हम खाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रीडिंग मेथड्स इज मोस्ट कॉमनली यूज टू क्रिएट न्यू क्रॉप वेराइटी विद द हाई डिजीज रेजिस्टेंट। तो आपको हाई डिजीज रेजिस्टेंट के साथ न्यू वेराइटी डेवलप करना है, तो आपको कौन सा मेथड है वो यूज करना है। तो आपको उस मेथड का नाम बताना है, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मास सिलेक्शन है, बैकक्रॉस ब्रीडिंग है, या हाइब्रिडाइजेशन है, या प्योरलाइन सिलेक्शन है। तो यहाँ पे बैकक्रॉस ब्रीडिंग इज द करेक्ट आंसर। तो आपका जब भी हम डिजीज रेजिस्टेंट की बात करते हैं तो डिजीज रेजिस्टेंट के लिए हम बैकक्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू क्या है कर सकते हैं। तो 117 का आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चल रहे हैं। व्हाट इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन प्लांट ब्रीडिंग? तो प्लांट ब्रीडिंग में इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको बताया था। द इंक्रीज इन बिगर टू फर्टिलिटी ड्यू टू क्लोज ब्रीडिंग, द रिडक्शन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन,
the reduction in plant vigor and fertility due to the continuous inbreeding, the enhancement of desirable traits through the inbreeding। तो यहाँ पर आपका फोर ऑप्शंस हैं, तो फोर ऑप्शंस में से एक आंसर है वो करेक्ट है। वो कौन सा है? 118 का सी बता रहे हैं। द रिडक्शन इन द बिगर इज करेक्ट आंसर। तो बेसिकली 118 का आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब भी हम कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं तो हमारा हाइब्रिड बिगर है वो डाउन होता जाता है। वो क्यों डाउन होता जाता है? क्योंकि जो हमारे एलील्स हैं वो फिक्स होते चले जाते हैं। जितनी बार हम बेसिकली रिलेटेड जो डिसेंट रिलेटेड अगर इंडिविजुअल हैं उनका आपस में ब्रीडिंग करवाते हैं तो उनमें जो एलील्स हैं वो फिक्स होने लगते हैं। तो जब कभी रिसेसिव एलील है वो लीथल हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उनका बिगर है वो डाउन होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड इन द इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट हाइब्रिड है वो कौन सा डेवलप हुआ, या हाइब्रिड का नाम बताना है। तो कॉटन हाइब्रिड 4 है, गंगा वन है, गंगा 101 है, या जवाहर है। तो आपको इन आउट ऑफ 4 वेराइटीज बेसिकली इसमें से 4 हाइब्रिड है। 4 हाइब्रिड में जो फर्स्ट हाइब्रिड है वो इंडिया में डेवलप किया गया, मतलब इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड है वो कौन सा किया गया है? 119 का। तो 119 का आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो आपने पढ़ा होगा CH4। जो किसने करा था? शायद CT पटेल ने करा था। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन भी बोलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन, CT पटेल। तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 120 की तरफ चलते हैं। द जीन लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मिड, प्लास्टिड, साइटोजीन। ये बहुत सिंपल ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या साइटोजीन भी बोलते हैं या साइटोप्लाज्मिक जीन भी बोलते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी बोलते हैं, या हम इसको इनकेस ऑफ प्लांट क्या बोलते हैं? हम क्लोरोप्लास्ट जीन भी बोलते हैं। इनकेस ऑफ एनिमल्स क्या बोलते हैं हम इसको? माइट्रोकांड्रियल या वो जीन भी बोलते हैं। तो अलग अलग हैं, वो आपके इसके नाम दिए होते हैं, वो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ चलते हैं। द जीन विच सप्रेस द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड। मीन्स कोई जीन है वो क्या काम करता है? वो दूसरे जीन का एक्सप्रेशन सप्रेस कर देता है। वो जीन कैसा होता है? नॉन एलिलिक होता है, मतलब सेम नहीं होता है, नॉन एलिलिक होता है। गुड इवनिंग मुलायम सिंह यादव। नॉन एलिलिक होता है तो उसमें क्या है? इनहिबिटर जीन होता है, हाइपो स्टेटिक जीन होता है, मॉडिफायर जीन होता है, या डुप्लीकेट जीन होता है। तो ऐसा कौन सा जीन है जो नॉन एलिलिक है बट क्या है? एक्सप्रेशन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर जीन बोलते हैं। ठीक है, 121 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 122। द जेनेटिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉसेस। तो ये क्वेश्चन आपको ऑलवेज पूछ लिया जाता है, कभी डाईहाइब्रिड का पूछ लेता है, कभी मोनोहाइब्रिड का पूछ लेता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका 121 का कौन सा बता रहे हैं? डुप्लीकेट जीन। डुप्लीकेट नहीं है 121 का, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, इनहेबिटर जीन। ठीक है, 122 का आपका आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट क्रॉस रेशियो है जितने जीन होते हैं उतना ही रेशियो आता है। इंडिविजुअल जीन का इंडिविजुअल फिनोटाइप आता है, इसलिए जो मोनो मोनो की बात करते हैं, मोनो हाइब्रिड की बात करते हैं 1:1 रहता है। डाई हाइब्रिड की बात करते हैं तो 1:1 रहता है। ठीक है, ट्राई की करेंगे तो ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 123 की तरफ चल लेते हैं। द जेनिक बैलेंस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो जेनिक बैलेंस थ्योरी थी वो किसने प्रपोज करी थी? इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ब्रिज ने, मेंडल ने, डार्विन ने, या बेटेसन ने। तो आपको पता होगा जेनेटिक्स में साइंटिस्ट के नाम भी पूछे जाते हैं, या किसी थ्योरी या किसी टर्म इनसे रिलेटेड है वो एक क्वेश्चन आपका, एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपका जो जेनिक बैलेंस थ्योरी थी वो किसने दी थी? ब्रिज ने दी थी। ठीक है, तो ब्रिज इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 123 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124। द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इन विच द वाइबिलिटी ऑफ सीड इज मेंटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड बाय स्टोरिंग देम अंडर लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर इज कॉल्ड इन सिटू कंजर्वेशन, इन विट्रो कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, जीन बैंक कंजर्वेशन। तो यहाँ पे 124 क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको समझिए। तो क्या बोल रहा है? फिर से मैं रिपीट करता द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन इन विच द वायबिलिटी ऑफ सीड इज मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ बाय स्टोरिंग देम अंडर लो मॉइस्चर एंड लो टेम्परेचर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? 124 का आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया 124 का?
ऑप्शन है इन situ कंजर्वेशन, इन विट्रो कंजर्वेशन, एक्स situ कंजर्वेशन, जीन बैंक कंजर्वेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है एक्स situ कंजर्वेशन, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे लो टेम्परेचर और क्या बोला है, लो मॉइस्चर में स्टोर करना है, तो आप कहाँ करोगे, कोल्ड स्टोर में करोगे। और कोल्ड स्टोर में करोगे तो कैसे करोगे, आपको जहां पे है वहां से अलग लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि कहीं पे जीन सेंचुरी वगैरह है, वो वहीं पे हम स्टोर करते हैं उसको, तो बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। और जीन बैंक्स की बात करें तो कि हार्वेस्ट करके लेके आते हैं और जीन बैंक में मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम बाहर लेके जाते हैं। इन विट्रो कंजर्वेशन का मतलब होता है थ्रो टिश्यू कल्चर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। 124 का आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ चलते हैं। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन दैट। तो आपको जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका एक डिसएडवांटेज बताना है। यहाँ पे डी और है, नो डिसएडवांटेज, ठीक है। तो आपको बताना है प्लांट ब्रीडिंग का डिसएडवांटेज क्या है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इनिशियल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, इट रिक्वायर्स वेरी हाई स्किल्ड पर्सनल, नो डिसएडवांटेज। तो आपको बताना है प्लांट ब्रीडिंग का कोई डिसएडवांटेज है या नहीं है। तो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको पता है कि ब्रीडिंग में क्या है, किसी भी मेथड को ले लो आप, वैरायटी रिलीज की बात कर लो तो 5 से 6 ईयर मिनिमम आपको लगते हैं। अगर लाइन डेवलपमेंट से लगा लो तो 10 साल में आप वैरायटी रिलीज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू डेवलप। तो प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या डेवलप करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप करना है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी करना है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी करना है, ऑल आर द करेक्ट। दो आपका ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 127, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम ऑफ टोमेटो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा साइटोजेनेटिक्स में क्रोमोसोम का, टोमेटो का फिजिकल मैप है, वो साइटोजेनेटिक्स की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 10 है, क्रोमोसोम 12 है। टोमेटो के कौन से क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। 126 का ए दिया है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, उस पे सबसे ज्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ चलते हैं हम। द मोस्ट प्रिमिटिव मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग का मोस्ट प्रिमिटिव मेथड है वो कौन सा है, सबसे प्राचीन सबसे प्रात तो मेथड कौन सा है प्लांट ब्रीडिंग का। मास सिलेक्शन है, प्योर लाइन सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, या आप बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा जो पुराना मेथड है वो इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप फ्रॉम इट्स पैलेस ओरिजिन टू द न्यू एरिया इज कॉल्ड। मतलब कहीं पे कोई प्लांट्स है, उसका ओरिजिनल से अगर उसको हम दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, इमाइग्रेशन बोलते हैं, एस्लिमाइटेशन बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो जब भी एग्जिस्टेंस से न्यू प्लेस पे लेके जाते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ चलते हैं। 130 क्वेश्चन में बदला है, द प्रोपागेटिंग मटेरियल ऑफ बनाना इज। तो बनाना का प्रोपागेशन है वो कौन से मटेरियल से किया जाता है, ये आपको बताना है। सीड से, राइजोम से, सकर से, कटिंग से। तो आपको पता है बनाना का जो प्रोपागेशन है वो सकर से होता है। सकर में भी दो तरह के सकर्स होते हैं, एक होता है वाटर सकर, ठीक है, एक है स्वाड सकर। तो इसमें भी अगर ऑप्शन आता है तो स्वाड सकर इज द करेक्ट आंसर। तो शॉर्ट सकर के द्वारा क्या होता है, केले का प्रवर्धन किया जाता है, प्रोपागेशन किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 131 की तरफ चलते हैं। द सीड एक्ट वाज इन एक्टेड इन इंडिया इज द 1966। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2-3 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 132, द सम टोटल ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ पीजीआर है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, वहीं पे आपको मिल जाएगा। जीन बैंक बोलते हैं, जीन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं, जीन लाइब्रेरी बोलते हैं। तो जो कंप्लीट आपका टोटल ऑफ जीन्स है उसको क्या बोलते हैं, हम जीन पूल बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 133 की तरफ चलते हैं। 133 में क्या बोल रहे हैं, द टर्म एलील वाज कॉइन्ड बाय। तो एलील टर्म है वो किसने दिया है, वो आपका बेटेसन ने दिया है। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
34 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म हेटेरोसिस वाज कॉइन्ड बाय, हेटेरोसिस अगेन किसने दिया है? सल ने दिया है, आपको पता है ये। क्वेश्चन नंबर 35 है, द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू द अनदर स्पीसीज, उसको क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग बोलते हैं, जीन लाइब्रेरी, जीन पूल या जीन ट्रांसफर। जब भी हम एक जीन है वो एक प्रोजेनी से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जब ट्रांसफर करते हैं तो उसको जीन ट्रांसफर बोलते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। बेसिकली उसमें क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? जीन ट्रांसफर करते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 136 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड, तो ये आपका सेंट्रल डोगोमा से क्वेश्चन आ गया है जो हर बार आपका पूछा जाता है। क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, डीएनए के बाद एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। यहाँ पे सर्टेन एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि क्या है कि जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोले तो डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए, तो क्या है? वो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट suited फॉर द इंक्रीजिंग द सीड सेट इन एपोमेक्टिव प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू द सीड्स, तो आपको बताना है जो एपोमेक्टिव प्लांट्स हैं उनमें हमें हाई सीड सेट लेना है तो कौन सा मेथड यूज करें? क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इंड्यूसिंग पॉलीपॉलाइडी और टिश्यू कल्चर। आपको बात करनी है किसकी? एपोमेक्टिक प्लांट्स हैं उनमें हमें हाई सीड सेट की बात करते हैं। बेस्ट सुटेड इंक्रीजिंग द सीड सेट है, तो वो कौन सा मेथड है, कैसे हमें करना है जिसके थ्रू हो सकता है? तो हम अगर इंड्यूसिंग पॉलीप्लाइडी करेंगे तो उससे हमें क्या है, जो सीड सेटिंग है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 138 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, तो हेरिडिटी की यूनिट क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है कि आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होना, जनरेशन वन से जनरेशन टू में ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब वो यूनिट क्या है हेरिडिटी की? तो यूनिट क्या है? जीन, जीन ही ट्रांसफर होता है। तो आपका 138 का हो गया, आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा फास्ट फास्ट कमेंट करो, आप थोड़ा पीछे चल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 139 है, द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इम्प्रूव मॉडिफाई एंड डेवलप की प्रोडक्ट इज नॉन एज, तो क्या है आपको बेसिकली कि हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया हमने, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या किया? इम्प्रूव किया, मॉडिफाई किया, डेवलप किया और एक की प्रोडक्ट तैयार कर लिया। इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट कल्चर बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बेसिकली ये क्या है आपका 139 में, 139 नंबर क्वेश्चन है ये, आपकी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशन पूछ ली है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। द वेराइटी डेवलप एंड रिलीज फॉर जनरल कल्टीवेशन आर, तो मतलब नॉर्मल अगर कोई वेराइटी रिलीज होती है कल्टीवेशन के लिए तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलाइट वेराइटी बोलते हैं, इम्प्रूव वेराइटी बोलते हैं, रिलीज वेराइटी बोलते हैं, ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करते हैं, जनरल की बात करते हैं, तो इलाइट भी, इम्प्रूव भी और आपकी रिलीज भी, सारे के सारे उस कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। वेराइटीज डेवलप्ड बाय प्योर लाइन सिलेक्शन आर, प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, उसके थ्रू हम वैरायटी डेवलप करते हैं। वो वैरायटी का जेनेटिक कॉन्सिस्टेंस कैसा होता है? होमोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं, होमोजाइगस और होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनियस होते हैं। आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट बताना है। इसमें से भी एक क्वेश्चन है वो आता रहता है हर बार। 141 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी, वो जो हमारा प्यूर लाइन से तैयार होता है। प्यूर लाइन कैसे होती हैं? एक तो वो कंप्लीटली 100% होमोजाइगस होती हैं, तो जो प्योर लाइंस हैं वो कैसे होते हैं? एक तो कंप्लीटली होमोजाइगस होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? होमोजीनियस होते हैं, कि उसमें जेनेटिकली और फिनोटिपिकली कैसे भी तरीके का कोई भी उसमें क्या वेरिएशन नहीं होता है। उसमें क्या है? होमोजाइगोसिटी भी होती है और होमोजीनियस भी होता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन क्या है? वो करेक्ट हो जाता है। अगर आपको यही वैरायटी की बात करी, अभी यहाँ पे हम F1 की बात कर लेते हैं कि F1 कैसा होता है, तो F1 होता है होमोजाइगस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, क्योंकि वो देखने में तो फिनोटिपिकली होमोजाइगस है बट वो जेनेटिकली बेसिस पे कैसा है? हेट्रोजीनियस है, ठीक है। हेट्रोजाइगस होमोजीनियस होगा वो, सॉरी।
जो F1 है वो कैसा होगा, हेटेरोजाइगस होगा और होमोजीनियस होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 की तरफ, वेराइटीज डेवलप्ड बाय सिंगल प्लांट सिलेक्शन फ्रॉम F2 पॉपुलेशन इज। तो जब भी हम F2 पॉपुलेशन में सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं वो कौन से मेथड में करते हैं? यहाँ पे प्योर लाइन सिलेक्शन है, मास सिलेक्शन है, क्लोनल सिलेक्शन है, नॉन ऑफ द अबव है। तो आपको पता है प्योर लाइन सिलेक्शन में ही हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन की बात करते हैं, इसलिए आपका कौन सा हो गया, 141 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू का। तो 143 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द पोलैरिटी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म। बार बार क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस में, एंडोस्पर्म में पोलैरिटी लेवल क्या होता है? तो आपको मैंने बहुत बार बताया कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लाइड होता है, 3n होता है, ये कभी नहीं भूलना। आपसे या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हिसाब से, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सबको पता है कि पावर हाउस का सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो 38 एटीपीज है वो प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन सा है? फ्लावर कलर इन मेरीविलस जलप्पा है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन है, बोथ ए एंड बी है, और नॉन ऑफ द अबव है। तो आपको कोडोमिनेंट जो करेक्टर होता है उसका बेस्ट एग्जांपल बताना है, तो वो क्या है आपका, बोथ है। तो आपका ए जो फ्लावर कलर मीरा जलेप्पा है वो भी है, क्योंकि उसमें जो पेटल्स होते हैं वो डिफरेंट दोनों कलर के एक्सप्रेस होते हैं एक साथ में। और अगर ए बी ओ बुलेट की बात करें तो उसमें भी मल्टीपल एलील्स होते हैं, वो एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? टू इनरिच द जर्म प्लाज्म कलेक्शन, टू डेवलप इम्प्रूव्ड वैरायटी, टू यूटिलाइज इंट्रोडक्ट्स डू प्लांट सच एज। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं वो प्लांट इंट्रोडक्शन के हो सकते हैं। हमें जर्म प्लाज्म की स्ट्रेंथ बढ़ाना हो सकता है, या हमको एज ए टी जी भी यूज कर सकते हैं, या उनको हम फर्दर इंप्रूव करके वैरायटी रिलीज कर सकते हैं। देन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो आपके तीनों ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एलोपॉलीप्लाइडी। तो आपको मैंने बताया था, सचिन को अच्छे से पढ़ाया था, दो तरह की पॉलीप्लाइडी होती है, एक एलोपॉलीप्लाइडी होती है, एक ऑटोपॉलीप्लाइडी होती है। और आपको ये भी बताया कि जो एलोपॉलीप्लाइडी होती है उसमें और ऑटोपॉलीप्लाइडी में डिफरेंस क्या होता है। तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि एलोपॉलीप्लाइडी का एग्जाम्पल क्या है। एलोपॉलीप्लाइडी किसे बोलते हैं? जब अलग अलग टाइप का जिनोम हो, ए बी बी और डी डी। ठीक है। और ऐसे ही ये ऑक्टाप्लाइड है, इनका होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कॉटन है, ट्रिटिकेल है और बीट है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीप्लाइड्स हैं। आपको पता है टेट्राप्लाइड है, हेक्साप्लाइड है, ऑक्टाप्लाइड है। तो सारे कैसे हैं, पॉलीप्लाइड हैं। और पॉलीप्लाइड हैं तो दो तरह के पॉलीप्लाइड होंगे, आइदर ऑटो पॉलीप्लाइड, आइदर एलो पॉलीप्लाइड। तो बीट आपका कैसा है, बीट आपका एलो पॉलीप्लाइड है। कॉटन आल्सो एलो पॉलीप्लाइड है, ट्रिकेल आल्सो एलो पॉलीप्लाइड है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपके सारे के सारे ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एलो पॉलीप्लाइड के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो पॉलीप्लाइडी। तो यहाँ पे ऑटो पॉलीप्लाइडी भी आ गया। तो ऑटो पॉलीप्लाइडी में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ जिनोम है उसका रिपीटेशन होता है। तो आलू टेट्राप्लाइड होता है जिसमें ए 4 टाइम रिपीट होता है। मेज है, ये डिप्लाइड है, राइस डिप्लाइड है, बीट है, हेक्साप्लाइड है, जो कि कैसा है, ऑटो नहीं है, एलो पॉलीप्लाइड है। तो आपका पोटैटो इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 का आपका पोटैटो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप। जब भी हम वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड क्रॉप की बात करते हैं, उसको इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हम क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है और 150 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है आपको लोग बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स इज क्रॉस पॉलिनेटेड। तो आपको पॉलिनेशन बताया था सचिन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑफन पॉलिनेशन, या ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह के बारे में सारी चीजें बताई थी। यहाँ पे ग्रुप है, मेज है, सनफ्लावर है, पर्ल मिलेट है, सनफ्लावर है, राइस है, मेज है, मस्टर्ड है, सोरगम है, पर्ल मिलेट है, ऑल ऑफ द अबव है। तो जो प्लांट्स के ग्रुप हैं जो कैसे हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं या नहीं है तो कौन सा ग्रुप है, या सारे ग्रुप हैं वो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं। इसका आंसर है वो मैंने यहाँ पे नहीं बता रखा है, वो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 150 देख लीजिए, आपको क्या है आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है? इसका आंसर है वो आप ही बताएँगे कमेंट में। ठीक है? तो आज का जो आपका 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, वो कंप्लीट हो गई है। हमने 2 सेट हैं या 2 पीवाईक्यू सीरीज़ हैं, वो कंप्लीट कर ली हैं। इसी तरह हम कंटिन्यू चलते रहेंगे। जब भी आप लोगों को फ़ील हो कि कोई टॉपिक स्टार्ट करना है, पीवाईक्यू सीरीज़ अभी स्टॉप कर देना है, एग्ज़ाम के टाइम पे हम पीवाईक्यू सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आपके जो भी टॉपिक्स वीक हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड हम वीडियो बनाएँगे। आप तैयारी करती रहिए, अपना जो मीन्स रूटीन है उसको ना तोड़ना। अगर आपने एक बार रूटीन तोड़ दिया, फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। जब मन नहीं लगेगा तो फिर कहीं न कहीं इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी जो आप खुद ही मैनेज नहीं कर सकते हैं। एक दिन का ही नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो नुकसान है आपका बढ़ता ही रहेगा। इसलिए अपने सिर पे बोझ ना लगाओ। अगर हम 50 के क्वेश्चन डेली करते हैं तो 50 क्वेश्चन आप अटेंड करो। 50 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद आपके सिर पे थोड़ा भार है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाएगा। अगर आप 8 दिन के बाद क्लास अटेंड करोगे तो तब तक 400 क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है? 400 क्वेश्चन हैं वो आप एक साथ ग्रैब नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या है रेगुलर क्लासेस हैं वो अटेंड करते रहो। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।